Good afternoon to all of you. Good afternoon. So आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल का टॉपिक कंप्लीट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जॉन स्टुअर्ट मिल में अभी तक हमने यूटिलिटेरियनिज्म समझा, कैसे रिवाइज किया है वो समझा. अब आगे फर्दर जो आइडियाज हैं, लिबर्टी का आइडिया है, डेमोक्रेसी का आइडिया है, वो सब समझेंगे. अभी लैग कर रही है वीडियो? ओके, देन वेट अ मिनट. नहीं, आई चेंज इट. अगर लग रहा है लोगों को कि लैग कर रही है. जॉन स्टुअर्ट मिल. ओके. Wait a minute. सो जॉन स्टुअर्ट मिल के टॉपिक में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने देखा जॉन स्टुअर्ट मिल कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने कैसे यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को रिवाइज किया, यूटिलिटेरियनिज्म में क्या कमियां थी, क्या फीचर्स थे यूटिलिटेरियनिज्म के, ये सभी हमने यहाँ तक समझ लिए. आज हम पहले कवर करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल का लिबर्टी पे कॉन्सेप्ट. हार्म प्रिंसिपल समझेंगे. इसमें ये लिबर्टी के अंडर में ही आता है, हार्म प्रिंसिपल. एंड वाई जॉन स्टुअर्ट मिल को हम बोलते हैं दैट इज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी. मतलब जिस लिबर्टी की ये बात करते हैं, ये लिबर्टी खोखली क्यों है. मतलब ऐसा नहीं है कि लिबर्टी के बारे में बात किया तो इन्होंने सारी पावर लिबर्टी के उसमें दी कि मैन के पास में होना चाहिए, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई. तो ये किस तरीके से एम्प्टी लिबर्टी है, खोखली लिबर्टी की बात कर रहे हैं, वो देखेंगे. एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, तो ये जो तीनों हैं ये लिबर्टी के अंडर में ही आ जाता है. ये जॉन स्टुअर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये तीनों लिबर्टी के अंडर में आते हैं. एंड फिर हम देखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में. एंड फाइनली वी विल अंडरस्टैंड द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, कि इस बारे में क्या बोला गया है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिबर्टी के बारे में देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये लिबर्टी को लेकर के काफ़ी डिटेल में अलग से थ्योरी अपनी देते हैं, एक्सक्लूसिवली डील करते हैं, अलग से डील करते हैं लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के साथ. क्योंकि इनका कहना था कि लिबर्टी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस तभी आती है जब आपके पास में लिबर्टी हो. तो यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का लिबर्टी को लेकर के क्या इनका रुझान है, ये बोलते हैं कि लिबर्टी इज अ प्री कंडीशन फॉर यूटिलिटी. मतलब ये प्री कंडीशन है. अगर आपको कोई भी चीज़ यूजफुल लगती है, कोई एक्शन आपको करना है अपने प्लेजर के लिए, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपको के पास में लिबर्टी हो. अगर लिबर्टी ही नहीं होगी तो आप किस तरीके से एंजॉय कर पाओगे उस चीज़ को. तो इसीलिए इनका कहना है कि लिबर्टी प्रायर है, यूटिलिटी से पहले लिबर्टी आती है. अब जो हमारे बेंथम थे, बेंथम के लिए दूसरा था. बेंथम के लिए यूटिलिटी प्रायर थी, लिबर्टी बाद में आती थी. पहले यूटिलिटी आएगी कि यूटिलिटी के हिसाब से क्या करना चाहिए. ठीक है, तो यूटिलिटी पहले आती थी, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल के लिए लिबर्टी पहले आती है, क्योंकि लिबर्टी होगी ही नहीं तो आप इंजॉय कैसे कर पाओगे उस चीज को. तो ये इनकी कंसेप्शन थी. लेकिन अब देखो, जॉन स्टुअर्ट मिल फेवर में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के, लेकिन ये जिस लिबर्टी की बात करते हैं वो लिबर्टी एम्प्टी लिबर्टी है. ठीक है, एम्प्टी लिबर्टी है. एम्प्टी लिबर्टी कैसे है? देखो, लिबर्टी हमें पता है कि लिबरलिज्म की कोर वैल्यू होती है. किसी और फिलोसोफर ने इसको ऐसे डील नहीं किया जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था. जॉन लॉक ने तो वैसे भी नेचुरल राइट्स की बात की थी, जिसमें लिबर्टी को उन्होंने प्रॉपर्टी के अंडर में ही डाल दिया. ठीक है, तो लिबरलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप
प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसको जस्टिफाई करने के लिए यूज करो। लिबर्टी का ये भी मतलब होता है कि जो कस्टम्स हैं जो आउटडेट हो चुके हैं, जो कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस हैं जो आज के टाइम पे मायने नहीं रखते हैं, जो आज के टाइम पे लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ऐसे कस्टम्स और ट्रेडिशंस को भी हमें उससे लिबरेशन होना चाहिए मैन का। मतलब मैन के ऊपर ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं होने चाहिए, ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हटा देने चाहिए। एंड मैन को प्रोटेक्शन देनी चाहिए अथॉरिटी से। ठीक है, मतलब कि जैसे कि स्टेट है, स्टेट किसी भी चीज में अगर ज्यादा से ज्यादा इंटरफेयर करता है तो वो नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ मैन फ्रॉम अथॉरिटी, एक्शंस इवन ऑफ स्टेट अगेंस्ट द एक्शन इवन ऑफ स्टेट। मतलब अगर स्टेट अगेंस्ट में कुछ कर रहा है तो मैन के पास में प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इतनी लिबर्टी होनी चाहिए मैन के पास में। तो काफी चीजें ये जॉन लॉक के इक्वलेंट करती हैं, लेकिन एक स्टेप आगे जाकर के बात करते हैं ये कि प्रॉपर्टी तक लिमिट करना सही नहीं होगा। इसीलिए जो कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस है, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दोस कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आल्सो। कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो आउटडेट हो चुके हैं, जैसे आज के टाइम पे कुछ कस्टम्स हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं जो आउटडेट हो चुके हैं। जैसे कि पहले होता था कि शिवरात्रि आई है तो आप उसमें दूध चढ़ाते हो, ठीक है, तो वो दूध पूरा वेस्ट हो रहा है। वैसे ही आजकल प्रोटीन इंटेक नहीं मिलता है लोगों को और दूध में प्रोटीन होता है, तो फिर आप ऐसे बहा रहे हो, इससे बढ़िया तो जो गरीब लोग हैं उनको देना चाहिए। तो ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आज के टाइम पे लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वी नीड, जो चीज आउटडेट हो चुकी है उन चीज को हमको रिमूव करने की जरूरत है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ डिटेल व्यू ऑफ लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इन्होंने बुक लिखी थी लिबर्टी, उसमें अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि लिबरलिज्म में ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ था जस्टिफिकेशन लिबर्टी का, लेकिन इवेंचुअली आगे जाकर के यूटिलिटी ने ओवर शैडो कर दिया था इसको, क्योंकि बेंथम ने बोला था कि यूटिलिटी की प्रायोरिटी होती है लिबर्टी पे, यानी यूटिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिबर्टी से। तो लिबरलिज्म में इसीलिए हम दो टाइप के ट्रेडिशन देखते हैं। पहला ट्रेडिशन है ट्रेडिशन ऑफ यूटिलिटी, दूसरा ट्रेडिशन है ट्रेडिशन ऑफ राइट्स एंड डिग्निटी। ट्रेडिशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब जो कि बेंथम बोलते हैं, और राइट्स एंड डिग्निटी में इमानुएल कांत आ जाते हैं। इमानुएल कांत हमको क्या बोलते हैं? इमानुएल कांत का हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि बिकॉज हम लोगों के पास में रीजन है, हम सभी ह्यूमंस हैं, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो स्लेवरी के अगेंस्ट में इमानुएल कांत बोलेंगे कि डिग्निटी मेंटेन करके रखनी चाहिए, यानी कि हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। यानी एक लिमिट होती है कि हम दूसरे की लिबर्टी को एनहांस, मतलब उसको हमको कम नहीं करना है। सो मिल ने इसीलिए लिबर्टी को लेकर के आएंगे कोर लिबरलिज्म में। लिबरलिज्म में कोर सेंटर स्टेज पे लेकर के आके लिबर्टी की बात करेंगे। तो ये बोलते हैं कि लिबर्टी इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर पर्संस और इंडिविजुअल्स। ऐसा नहीं है सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लिबर्टी सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब एक इंडिविजुअल को लिबर्टी दी जाती है तो इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है। जब उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है तो ऐसे लोग आगे जाकर के सोसाइटी को बहुत फायदा करते हैं, क्योंकि ये लोग फिर ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है, और अपनी बिजनेसेस खोलेंगे, उसकी वजह से बाकी सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये सोसाइटी में ही कंट्रीब्यूशन के उसमें काफी फायदेमंद रहता है। तो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका कहना है सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है तो आप आगे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हो। तो स्टेट ऑल्सो गेट्स बेनिफिट आउट ऑफ लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। ये काफी सिमिलर है, देखो प्लेटो से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल, तो जैसे प्लेटो बोलते थे कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। जब इंडिविजुअल लेवल पे ही आइडिया ऑफ जस्टिस होगा तो स्टेट लेवल पे भी सेम लगा दो तो स्टेट के बेनिफिट के लिए भी होगा। तो यानी वो सिर्फ इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं करता था, स्टेट को भी बेनिफिट करता था, क्योंकि इसके चलते सोसाइटी में पीस, हार्मनी, एक्सेलेंस रहती थी, स्टेबिलिटी रहती थी सोसाइटी में। तो सेम चीज है इसमें। तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्या बोलते हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि जब आप बुर्जुआजी क्लास के अगर हैं, आप कैपिटलिस्ट क्लास से बिलोंग करते हैं, और अगर आपको लिबर्टी दी जा रही है, इससे आप अपनी
पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, यू डेवलपिंग योर पर्सनालिटी। तो ऐसे में बुर्जुआजी क्लास को दूसरों की भी पर्सनालिटी डेवलप करने का पूरा स्पेस देना चाहिए, लिबर्टी उनके पास में भी होनी चाहिए। यानी अगर वर्किंग क्लास के, पुअर क्लास के जो मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, इनके पास में भी अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का चांस रहेगा, स्पेस रहेगा। अगर इनके पास चांस देते हो आप, तो इनकी भी बेनिफिट होगा और सोसाइटी का भी बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा सोसाइटी का? ये लोग फिर स्टेबिलिटी क्रिएट करके रखेंगे। अगर इनका एक्सप्लॉइटेशन होगा तो ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगी, क्योंकि आप खुद सोचो, जहां पर इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है वहां पर फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होती है लोगों में, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग रिवोल्ट करते हैं, और लोग रिवोल्ट करते हैं तो इंस्टेबिलिटी आती है, इंस्टेबिलिटी आती है तो बिजनेस फर्दर ग्रो नहीं करेगा। तो यानी लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने खुद के लिए भी, दूसरों की लिबर्टी भी मेंटेन करके इसलिए रखनी चाहिए, और इससे सोसाइटी की स्टेबिलिटी बनी होती है। तो यानी इंडिविजुअल की और जो स्टेट की जो भी डेवलपमेंट होती है, वो इंटरकनेक्टेड होती है। दैट्स व्हाट वी सी, राइट? दैट इज इंटरकनेक्टेड। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिबर्टी को सेंटर स्टेज में रख के ये सब चीजें बोली कि सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ लिबरल, ये लिबर्टी को सेंटर स्टेज में लेके आएंगे, नॉट सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए। जैसे सोशलिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट सोसाइटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन एज ए लिबरल इन्होंने लिबर्टी की उस तरीके से बात की कि जिससे कि सोशलिस्ट का जो क्रिटिसिज्म आ रहा था लिबरलिज्म के खिलाफ, वो क्रिटिसिज्म शांत हो जाएगा। नाउ दैट विल गो अवे, अब वो शांत हो जाएगा, राइट? तो इसी से हमें पता चलता है कि बेसिकली जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो अब अपना लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया, वो किस तरीके से उस टाइम पे जो भी चीजें आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा था, उससे आइडिया रिवाइज होगा और वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट सामने आएगा। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल हैं जिनके आइडियाज में हमें, जिनके वर्क में हमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। समझ में आया? अब वो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट के चलते ये आगे बात करेंगे हार्म प्रिंसिपल की। अभी हार्म प्रिंसिपल भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसको फर्दर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। लिबर्टी को भी एक्सप्लोर करना है। जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल की एक स्टेटमेंट है जिसमें जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन पीपल। ऐसा कोई भी नेशन जो है, ऐसा कोई भी स्टेट ग्रेट स्टेट नहीं बन सकता अगर वो खुद के ही लोगों को, उनको लिबर्टी नहीं दे रहा है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनको चांस नहीं दे रहा है। समझ रहे हो? ड्वार्फिंग इट्स ओन पीपल मतलब अपने ही लोगों को दबा करके, छोटा करके कोई भी स्टेट बड़ा नहीं बन सकता। तो ये क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट पे, इसमें कहने का मतलब है इनका कि लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी इज अ प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। लिबर्टी नहीं दोगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए अपनी कंट्री में तो लिबर्टी देनी बहुत जरूरी है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं अगर स्टेट डिनाई करता है, लोगों को फ्रीडम नहीं देता है, लिबर्टी नहीं देता है, तो ऐसे में डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली आप जब लोग, अपने ही लोगों को जो दबा करके उनको लिबर्टी नहीं दे रहे हो, तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो उनको फ्रीडम ना दे करके, क्योंकि फिर आप ही का डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे कि चाइना की बात करो, चाइना को अगर हम पैसे वाइज देखें तो चाइना इज इकोनॉमिकली रिच, वेरी रिच, लेकिन हम चाइना को ग्रेट नेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने लोगों को जो बेसिक लिबर्टीज है वो डिनाई की हुई है। तो इसीलिए चाइना के बारे में स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि चाइना इज अ गोल्डन केज, एक सोने का पिंजरा है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिकली रिच तो है लेकिन लोगों के पास में अपनी डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। इसीलिए चाइना इज सफरिंग फ्रॉम प्रेशर कुकर सिंड्रोम। कभी भी फट सकता है ये, इतना प्रेशर, जो कुकर में प्रेशर होता है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो आपको पता है कि कुकर फट भी सकता है ऐसे, ठीक है। जैसे यस, हांगकांग में रिसेंटली प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं, आपको पता होगा।
हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बर्स्ट होने वाला है चाइना में, क्योंकि अब देखो, आप खुद सोचो, चाइना में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस नहीं की गई, चाइना इकोनॉमिकली रिच हो गया, लेकिन ये था, अभी आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब मॉडर्नाइजेशन होती है किसी भी कंट्री में, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स आए, जहां पर अर्बनाइजेशन शुरू हुई। अर्बनाइजेशन होगी तो आगे जाकर के रैशनलाइजेशन होगी। रैशनलाइजेशन मतलब रीजन वापस आएगा, लोग लॉजिक के बेसिस पे सोचना शुरू करेंगे और ब्लाइंडली गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर रीजन वापस आएगा, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने की बात होगी कि डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, सभी लोगों का ओपिनियन मैटर करता है, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ पर, चाइना में यही हो रहा है। चाइना इज नाउ अफ्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों अफ्रेड है डेमोक्रेसी से? क्योंकि देखो, मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, तो चाइना के जो लोग हैं इंडिया में भी आते हैं, सभी जगह जाते हैं जहां जहां डेमोक्रेसी है, वहां की डेमोक्रेटिक लाइफ को देखते हैं वो, तो दे गेट इन्फ्लुएंस्ड कि कितनी लिबर्टी है लोगों के पास में कुछ भी करने की। सो चाइना इसीलिए अब और भी ज्यादा अथॉरिटी और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है, अब और भी ज्यादा क्लोज्ड बनने की कोशिश कर रहा है, क्लोज सोसाइटी एकदम इंटैक्ट करके। तो इसीलिए चाइना कंपैरेटिवली क्रिएटिविटी में इतना आगे नहीं है जितना यूएसए और दूसरी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आगे हैं। जो ज्यादातर इन्वेंशंस होते हैं वो यूएसए और इधर वाली साइड होते हैं, नॉट इन चाइना। चाइनीज में ठीक है, मोबाइल फोन्स एंड ये सब चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली जो इनोवेशंस यहाँ होते हैं यूएसए वाली साइड, वैसे इनोवेशंस, वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाइना में नहीं। इसीलिए चाइना खुद को ही हार्म कर रहा है, अपने लोगों को इस तरीके से ड्वाफ करके, इस तरीके से दबा करके, उनको लिबर्टी ना दे करके, डिनाई करके। यूएसए को आप देखोगे तो यूएसए इतना क्रिएटिव है क्योंकि वहां पर लिबर्टी दी हुई है, तो लिबर्टी की वजह से क्रिएटिविटी ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहां पे बहुत अच्छा है, R&D वहां पर सबसे ज्यादा होता है। तो अगर चाइना को एक ग्रेट नेशन बनना है तो चाइना को सभी चीजें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होंगी, यानी अपना जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है पूरा रिवर्स इंजीनियर करना होगा, उनको डेमोक्रेसी देनी होगी, फिर फर्दर आगे और क्रिएटिविटी प्रोवाइड करके R&D होगा, लेकिन वहां पर इस तरीके की चीजें अभी तक नहीं है। इसीलिए चाइना इज सफरिंग फ्रॉम प्रेशर कुकर सिंड्रोम। अब इंडिया को देखो, इंडिया बेशक से पुअर है, गरीब है, लेकिन वी कैन बी प्राउड ऑफ बीइंग डेमोक्रेटिक, और इसीलिए इंडिया को भी एक ग्रेट नेशन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो एक ग्रेट नेशन वही होता है, एक ग्रेट स्टेट वही होता है जो अपने लोगों को दबाता नहीं है। ये कहना था जॉन स्टुअर्ट मिल का, यानी स्टेट को अलाउ करना चाहिए इंडिविजुअल को फर्दर करने के लिए अपनी पर्सनालिटी, जिसकी वजह से स्टेट भी आगे ग्रो करेगा। और यही रीजन है कि यूएसए आज भी डोमिनेंट है और चाइना डोमिनेंट है, ठीक है। तो हमें अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ये बहुत जरूरी है। तो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, ये खुद का पर्सनालिटी एवोल्यूशन, खुद का जो अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हो उससे रिलेटेड है, अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल। और ये बोलते हैं कि ये चीज सोसाइटी को भी फायदा करेगी, ठीक है। और एक और रीजन है कि चाइना की जितनी भी अभी आपको डेवलपमेंट दिख रही है, वहां पे रीजन ये भी है कि अथॉरिटेरियनिज्म तो है ही, लेकिन आगे जाकर के आप देखोगे कि पॉपुलेशन जब बढ़ी चाइना की, तो पॉपुलेशन की वजह से नंबर ऑफ जो वर्कर्स थे वो बढ़ गए। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे और जिस हिसाब से अथॉरिटेरियनिज्म यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो उसकी वजह से चाइना ने लैंड रिफॉर्म्स ला करके जल्दी ही अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरा इस पे काम किया। इंडिया में ये थोड़ा मुश्किल था। बाकी अगर यूएसए के साथ में इसको कंसिडर करो तो यूएसए की और चाइना की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो उसके हिसाब से यूएसए की जो ग्रोथ है वो मैच ही नहीं कर सकता चाइना।
इन टर्म्स ऑफ नंबर में भी मैच कर जाए, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे कर रहे हो। समझ गए? सो दिस इज द थिंग। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का इसीलिए कहना है, ये लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं कि लिबर्टी को सेंटर स्टेज पे ला करके इंडिविजुअल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी के लिए भी। तो यूटिलिटी की जो बेंथम बात करते हैं कि प्लेजर प्रॉफिट किससे सबसे ज्यादा आएगा, प्रॉफिट इससे ज्यादा आएगा कि अगर स्टेट इंटरफेयर ना करे इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी में मतलब इन द सेंस दैट कि यहाँ पर स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को आपको लिबर्टी देनी चाहिए। ठीक है, आप खुद के लोगों को ड्वाफ नहीं कर सकते। तो यानी जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, जो बेंथम ने यूटिलिटी के चक्कर में एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं। जॉन स्टुअर्ट मिल के आइडियाज में लोगों को लिबर्टी दो, स्टेट को इंटरफेयर ना करने दो, लेकिन उस मामले में जहां पर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वहां पर स्टेट को इंटरफेयर करना जरूरी है, वहां स्टेट इंटरफेयर करे। वहां पर जॉन स्टुअर्ट मिल बात करते हैं हार्म प्रिंसिपल की। हार्म प्रिंसिपल के बेसिस पे बोलेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो यानी स्टेट लिबर्टी देगा, लेकिन किस मामले में लिबर्टी देनी चाहिए, एक्सट्रीम लिबर्टी नहीं हो, एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं हो। जो आप हमने बेंथम देखा था, बेंथम यूटिलिटी के चक्कर में ये बोल रहे थे कि स्टेट के पास में, स्टेट को बिल्कुल भी मतलब पावर मत दो कि इंटरफेयर करने की, स्टेट को ऐसी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए कि लोगों के पास में एब्सोल्यूट लिबर्टी हो। जैसे बुर्जुआजी क्लास के पास में लिबर्टी थी कि अपने प्रॉफिट के लिए वो लोग मतलब अपने प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इससे नेशनल इनकम बढ़ रही थी, प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। लेकिन इससे बेहतर तरीका है कि अगर जो स्टेट है वो इंटरफेयर करना स्टार्ट करे, मतलब एब्सोल्यूट लिबर्टी ना दे करके कंडीशनल लिबर्टी हो। समझे? तो कितनी लिबर्टी देनी चाहिए स्टेट को, लोगों को, उसके बारे में बात करते हैं। हार्म प्रिंसिपल के बेसिस पे ये लिबर्टी देंगे। हार्म प्रिंसिपल क्या होता है वो बताती हूँ अभी। जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि देखो हर एक के दो टाइप के एक्शंस होते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं दो टाइप के एक्शंस होते हैं उसमें। पहला होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दूसरा होता है अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब जो आप एक्शन लेते हो वो आपको इम्पैक्ट करता है। ठीक है, दैट इज अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। तो इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि आप अपने लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, वो सिर्फ आपको इम्पैक्ट कर रहा है, दूसरों को इससे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो इसमें स्टेट को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो कि दिन में 5 से 6 टाइम्स यू हैव टू गो आउट, ठीक है, फॉर अ वॉक और मे बी फॉर आप लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर करना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ये आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो इस मामले में स्टेट एब्सोल्यूट अथॉरिटी देगा मैन को इस स्फीयर में, कि आपके पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, आप जो करना चाहो अपनी लाइफ में वो कर सकते हो। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन, ऐसे एक्शन जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचे, दूसरों को हार्म पहुंचे, ऐसे एक्शंस को लिमिट कर सकता है स्टेट। ऐसे एक्शंस में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। यानी बेंथम बोल रहे थे कि इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, वेलफेयर स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि स्टेट लिमिट कर सकता है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है अगर दूसरों को इससे नुकसान पहुंच रहा है। ये होता है अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। ये है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल क्या होता है? हार्म प्रिंसिपल होता है कि अगर आपके एक्शंस की वजह से दूसरे को हार्म पहुंचे, तो ऐसे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्टेट इंटरफेयर कर सकता है उस मैटर में। समझे? ये था हार्म प्रिंसिपल। तो यानी इनका देखो जो कॉन्सेप्शन है लिबर्टी का वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है कि ये इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं कि स्टेट जब भी इंटरवीन करता है तो इससे रिड्यूस होती है लिबर्टी मैन की। इसीलिए ये बोलते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में लोगों को जो भी करना है करने दिया जाए,
उसमें इंटरफेयर ना करो। तो अपना जो लिबर्टी का ये कॉन्सेप्ट अभी लेकर के आए, ये नेगेटिव लिबर्टी ही सोच रहे हैं अपने दिमाग में। तो इनकंसिस्टेंसी इसीलिए आती है। ये बोलते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम दो लोगों को, लेकिन उसके बावजूद ये बोलते हैं कि जब हम एब्सोल्यूट फ्रीडम लोगों को देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सामने वालों को नुकसान भी हो सकता है एब्सोल्यूट फ्रीडम देने के चक्कर में। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि जरूरी है कि स्टेट को इंटरवीन करने दिया जाए। वैसे तो ये सपोर्ट करते हैं कि फ्रीडम होना चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, उससे सोसाइटी फर्दर डेवलप होती है, उससे इकोनॉमी को और ज्यादा फायदा होगा। ये जानते हैं कि फ्रीडम देना बहुत जरूरी है, तो यानी ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्ट में है। ठीक है, जो सोच के चल रहे हैं लिबर्टी को, ये नेगेटिव सोच के चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मानते हैं कि अगर हम जब ये देते हैं, जब हम लिबर्टी देते हैं एब्सोल्यूट, तो इसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचता है, तो उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो इसीलिए ये रियलाइज करते हैं कि स्टेट को इंटरफेयर करना ही होगा, ये नेसेसिटी है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है, ये किस वजह से आ रही है? इनके टाइम की वजह से आ रही है। टाइम की वजह से क्यों? क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव लिबर्टी का ही कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था ओरिजिनल फॉर्म में। तो जो लोग थे उस टाइम तक, उनको समझ में आने लगा कि अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या गलत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये टीएच ग्रीन एस्टैब्लिश करेंगे आगे जाकर के। ही वाज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और सारी इनकंसिस्टेंसी आएगी, दैट इज ट्रू, वो आएगी इनकी अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में भी इनकंसिस्टेंसी अभी हमें देखने को मिलेगी। तो यानी सोल पर्पस फॉर विच मैनकाइंड इज परमिटेड टू इंटरफेयर इन द लाइफ ऑफ अदर पर्सन इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। मतलब स्टेट जो है वो इंटरफेयर करेगा, वो इसीलिए इंटरफेयर करेगा ताकि दूसरों को नुकसान जो हो रहा है उस वजह से वो रोका जा सके। उसके मामले में जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला कि सेल्फ हार्म अगर कोई कर रहा है तो उसमें इंटरवीन मत करो। यानी अगर कोई खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि सपोज समवन इज डूइंग दिस फास्टिंग। फास्टिंग करते हैं हम लोग जब भी व्रत होता है, जन्माष्टमी पे या ऐसे सभी त्योहार होते हैं, इन पे फास्टिंग की जाती है। तो ये आपका पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो सेल्फ हार्म कर रहे हो, इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंच रहा है ना, सो इट इज नो बेसिस टू इंटरवीन। इसमें स्टेट को इंटरवीन नहीं करना है। आपके बॉडी पे, आपके अपने सोल पे आप खुद सुप्रीम हो, आप खुद सॉवरेन हो, तो आप ही की चलेगी इस पे। ऑल अदर रिस्ट्रेंट्स आर क्वा रिस्ट्रेंट्स। जो भी रिस्ट्रेंट्स बाकी लगाए जा रहे हैं वो क्वा रिस्ट्रेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है? यानी अगर किसी और पर्पस से स्टेट आपके ऊपर रिस्ट्रेंट लगाता है, मतलब स्टेट ने अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आपके एक्शंस की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो सभी माने जाएंगे रिस्ट्रेंट्स, वो लेजिटिमेट है, मतलब वो मान सकते हो, उसका जस्टिफिकेशन है कि हाँ भाई आपके एक्शंस की वजह से सामने वालों को नुकसान पहुंच रहा था, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट रुक गया था, जिसकी वजह से स्टेट को भी नुकसान होता है, तो उस केस में स्टेट कर सकता है इंटरवीन। लेकिन आप कोई एक्शन कर रहे हो, आप कोई एक्शन ले रहे हो एंड उसकी वजह से सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंच रहा है और फिर भी स्टेट ने आपका रिस्ट्रेन किया, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो वो जो रिस्ट्रिक्ट किया है आपके एक्शंस पे, दैट इज फॉर द सेक ऑफ रिस्ट्रेन ओनली। मतलब वो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि स्टेट रिस्ट्रिक्ट करना चाहता था, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो यानी ऑल अदर रिस्ट्रेंट्स आर क्वा रिस्ट्रेंट्स। आपकी बॉडी पे आप ही का चलेगी। अभी उस बारे में भी आई एम जस्ट कमिंग कि ही इज सपोर्टिंग सुसाइड और नॉट। ठीक है, ये समझ में आया? ऑल अदर रिस्ट्रेंट्स आर क्वा रिस्ट्रेंट्स। क्वा रिस्ट्रेंट्स मीन्स ये फॉर द सेक ऑफ रिस्ट्रेंट है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। फॉर द सेक ऑफ दिस
ये स्टेट ने लगाया है, दैट इज क्वा रिस्ट्रेंट। और क्वा रिस्ट्रेंट जो होता है वो जस्टिफाइड नहीं होता है, इट इज इविल, इट इज इविल। तो ये बोलते हैं क्वा रिस्ट्रेंट इज एन इविल, ये बोलते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल अपने हार्म प्रिंसिपल में, ये बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट। यानी लोगों को उनके खुद के मैटर में अगर आप बोलो तो वो कर सकते हैं अपने खुद के मैटर में। क्लियर? एनी डाउट? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज, देखो जैसे मान लो, अभी मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल, इनकंसिस्टेंसी में आएगा एक्चुअली ये एग्जाम्पल। जैसे सुसाइड में एक आता है, ये इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। अभी पहले पूरा कवर करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। What will be Mill's position in states banning smoking? स्मोकिंग से रिलेटेड देखते हैं। यानी स्मोकिंग से जब भी बात आती है तो अगर इस पे स्टेट बैन लगा रहा है तो वो क्वा रिस्ट्रेंट होगा अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल, दैट इज क्वा रिस्ट्रेंट। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की पोजीशन क्या होती है जब स्टेट ने स्मोकिंग बैन की? हाँ, इसी में यूथेनेशिया वाला जो आपका टॉपिक आप पढ़ते हो वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा। देखो जॉन स्टुअर्ट मिल बोलेंगे अगर स्मोकिंग बैन हो रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे स्टेट बैन कर रहा है स्मोकिंग, तो देर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ बैन सो लॉन्ग इट डज नॉट हार्म अदर्स। जब तक ये दूसरों को हार्म नहीं कर रहा है तब तक इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। स्टेट में इंश्योर दैट पर्सन इज अवेयर ऑफ द हार्म, ठीक है। अब देखो आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे स्टडीज कंडक्ट की गई हैं और स्टडी से पता चला है कि आप स्मोकिंग करते हो तो सामने वाला भी इनडायरेक्ट स्मोकिंग कर रहा है तो उसके भी लंग्स को अफेक्ट होगा, ठीक है। आज के टाइम पे ये है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले अगर ऐसी स्टडीज जब कंडक्ट नहीं की गई थी तो ये माना जाता था कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो सिर्फ खुद को हार्म कर रहे हैं, ठीक है, खुद को हार्म कर रहे हैं। तो यानी सो लॉन्ग इट डज नॉट हार्म अदर्स, अगर स्टेट उसको बैन कर रहा है तो उसकी कोई फिर जस्टिफिकेशन नहीं थी। उस मामले में स्टेट को पता है कि ये जो स्मोकिंग आप कर रहे हो, स्मोकिंग करने के बाद आप ही के लंग्स को अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ही के लंग्स को अफेक्ट हो रहा है तो उसमें स्टेट सिर्फ इतना कर सकता है कि स्टेट आपको एक वार्निंग दे सकता है। जैसे सिगरेट पैकेट्स पे वार्निंग लिखी जाती है कि दिस इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में सिगरेट के पैकेट पे पूरा ऐसे लिखा जाता है। और फर्स्ट जो पिक्चर बनाई जाती है उसमें भी जो लंग्स बनाए जाते हैं, लंग्स का भी उसमें यही रहता है कि यू नो एकदम खराब वाले जिसमें कैंसर होता है वैसे लंग्स दिखाए जाते हैं, सो दैट एक वार्निंग की तरह ताकि लोग अवेयर, इस मैटर में अवेयरनेस के लिए स्टेट ये कर सकता है, लेकिन स्टेट रोक नहीं सकता, स्टेट बैन नहीं कर सकता, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा था, ये कहना था जॉन स्टुअर्ट मिल का, जब तक दूसरे को ना करे। अब जैसे गुटखा है, चलो स्मोकिंग तो दूसरों को अफेक्ट करता है, गुटखा की बात करते हैं, पान मसाला, ठीक है। अब इसकी वजह से तो दूसरों को नहीं होता ना अफेक्ट, क्योंकि वो तो आप ईट, यू आर ईटिंग इट, तो वो आपको अफेक्ट करता है, आपके आंसर होगा, इससे दूसरों को तो नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे तो नहीं, इनडायरेक्ट ईटिंग हो रही है इसमें। तो यानी ऐसे मामलों में बस आप वार्निंग दे दो लोगों को कि इसकी वजह से आपको हार्म हो सकता है तो प्लीज मत कीजिए। यानी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये आपका खुद का एक्शन था, आप ले रहे हो अपनी बॉडी के लिए, अपने ऊपर जो एक्शन ले रहे हो उस पर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बट स्टेट ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, स्टेट सिर्फ वार्निंग दे रहा है, ठीक है, स्टेट सिर्फ वार्निंग दे रहा है। और अगर स्टेट ने बैन लगा दिया गुटखा, पान मसाला और इन सब चीजों पे, तो फिर उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, फिर वो जो इन्होंने बैन लगाया है वो फॉर द पर्पस ऑफ बैन, मतलब सिर्फ इतना कि वो आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता था स्टेट, इसीलिए लगाया, क्योंकि उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फिर, क्योंकि वो अदर रिगार्डिंग एक्शन में नहीं आया। लेकिन इसमें भी इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी क्या है वो देखते हैं।
मिल इसमें इनकंसिस्टेंट है। कैसे इनकंसिस्टेंट है? देखो, एक एक उस पे हम देखते हैं तो मिल बात करते हैं एब्सोल्यूट लिबर्टी की, कि लोगों को फ्रीडम दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये बोलते हैं कि फ्रीडम जब हम देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट लिबर्टी से रिलेटेड। तो इसीलिए तब वो एक आर्टिफिशियल सेपरेट करते हैं एक्शंस को, कि एक तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, एक अदर रिगार्डिंग एक्शन है। तो इनकंसिस्टेंसी ये है इसमें कि कोई भी एक्शन जो आप लेते हो उसको अदर रिगार्डिंग एक्शन में डाला जा सकता है। यानी स्कोप बहुत वाइड है कि स्टेट के इंटरफेयर करने का मैन की लाइफ में। कैसे? देखो, आप जब गुटखा या फिर पान मसाला, तंबाकू, ये सब चीजें जब आप खाते हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी को नुकसान हुआ। आपका कहना था कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन था, ठीक है, इसीलिए स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इंसान खा रहा है उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचो, ठीक है। उस अब इफ दिस पर्सन विल डाई आउट ऑफ कैंसर, मे बी ही इज द सोल ब्रेड अर्नर, ये अपने घर में अकेला कमाता है। तो ऐसे में इसकी फैमिली, इसके जो बच्चे होंगे, इसकी वाइफ होगी, माँ बाप होंगे, उनको तो अफेक्ट होगा ना इसकी डेथ से। तो यानी इफ दैट पर्सन इज डूइंग दिस, तो इसकी वजह से ये अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में हम डाल सकते हैं। यानी किसी भी एक्शन को जो सेल्फ रिगार्डिंग, इसको अदर रिगार्डिंग एक्शन में डाल करके स्टेट उस पर बैन लगा सकता है। जैसे कि स्टेट ने सुसाइड के साथ में किया। पहले सुसाइड जो था, शुरुआत में सुसाइड क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाता था। फिर एक टाइम आया, क्योंकि सुसाइड की वजह से सभी को अफेक्ट होता है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को। तो ये फिर अदर रिगार्डिंग एक्शन में जब आया तो स्टेट ने यहाँ पर लॉ बना दिया जिसमें क्रिमिनलाइज कर दिया सुसाइड को। स्टेट ने, क्योंकि आप सुसाइड करते हैं और सुसाइड करने के बाद अगर आप बच गए तो आपको क्या किया जाएगा? you'll be jailed for that, you'll be punished for that. So this is the loophole, कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कोप है स्टेट का इंटरवीन करने का हर मैटर में, हर किसी मैटर में, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं। स्टेट कैन प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम क्रॉसिंग अ ब्रिज विच इज अबाउट टू फॉल। इफ स्टेट विल नॉट prevent it, does not prevent the person, he may lose his life. तो एक्चुअली में यहाँ पे होता क्या है, एक ब्रिज है, मान लो आप यहाँ से गाड़ी से जा रहे हो और यहाँ पर कॉशन लगाना कि भाई दिस ब्रिज इज अबाउट टू फॉल, ठीक है, ये कॉशन लगाना जरूरी है। तो वार्निंग देनी बहुत जरूरी है। इस मामले में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, वार्निंग के मामले में। क्यों? क्योंकि स्टेट ये कंसिडर करता है कि कभी भी जो भी इंसान इस ब्रिज से, जो भी टूटने वाला है, इस ब्रिज से कभी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि रियल विल इंसान की होती ही नहीं है कि वो खुद को मार ले। अब देखो ये कितना इनकंसिस्टेंसी वाली बात है। ये मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट अपना रियल विल का लेकर के आते हैं, जिसमें बोलते हैं कि रियल विल ऑफ अ पर्सन मे नॉट बी टू किल हिमसेल्फ। ऐसे ही जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी रियल विल कभी होगी ही नहीं कि आप स्मोकिंग, कि अपने आप को कैंसर कर लो, बट यू जस्ट स्मोक इट, राइट। तो इसीलिए ऐसे मामलों में वार्निंग देना बहुत जरूरी है। तो यानी इंटरफेरेंस तो हो रहा है ना, यहाँ पे जस्टिफाई करके इंटरफेरेंस कर दिया कि हमने वार्निंग दे दी उस पर, या उसको उस पर ड्यूटी ज्यादा लगा दी बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, उस पर ड्यूटी ज्यादा लगा दी। तो कंपैरेटिवली जो दूसरी चीजें होंगी वो सस्ती होंगी, और आगे जाकर के अगर उस पर आप वो लगाते हो, ड्यूटी ज्यादा लगाते हो, तो हो सकता है एक सिगरेट का पैकेट जो यूजुअली आपको 10 या 15 रुपीज में मिलना चाहिए, वो अब आपको 200 या 250 रुपए में मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज इसको पर्पस ही यही है करने का, ताकि आपको इसमें कम मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जा सके किसी ना किसी तरीके से, कि आप ज्यादा ये चीजें ना कंज्यूम करें। तो ये इंटरफेरेंस आ गया। मतलब एक जगह तो ये बात करते हैं लिबर्टी की, तो लिबर्टी की बात कर रहे हैं, ऊपर से फिर हार्म प्रिंसिपल भी लगा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं हार्म प्रिंसिपल लगा करके कि नई स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। सो दिस इज द इनकंसिस्टेंसी वी सी इन द वर्क्स ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल। यस, पर्सनल लिबर्टी एज वेल एज अदर रिगार्डिंग। पर्सनल लिबर्टी में ये बोल रहे हैं, क्योंकि स्कोप बहुत बड़ा हो गया ना शिफा, पर्सनल लिबर्टी को आप अदर रिगार्डिंग एक्शन में डाल सकते हो।
कैसे भी करके। स्कोप इतना ज़्यादा है कि उसको बोल सकते हो कि दूसरों को इससे अफेक्ट हो रहा है, चाहे मेंटली हो चाहे कैसे भी हो, अफेक्ट तो हो रहा है। तो उस बेसिस पे फिर ये इंटरफेयर कर सकते हैं, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो यानी अब क्या पता चलता है कि लिबर्टी की बात तो की, लेकिन जिस लिबर्टी की बात की उसमें हार्म प्रिंसिपल लगा दिया। तो यानी ऐसे लिबर्टी, ये खोखली लिबर्टी की बात कर रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि मैन को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लिबर्टी दो, लेकिन उसके साथ ही स्टेट को ये इतनी पावर दे रहे हैं कि स्टेट सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में भी इंटरफेयर कर सकता है। तो ये तो एम्प्टी लिबर्टी हुई ना। This is not the true liberty he is talking about. This is the empty liberty. This is the inconsistency in the works of John Stuart Mill. ये इनकंसिस्टेंसी है कि अपनी एक बात पे ये अडिग नहीं है। ठीक है। So if anyone is liberal, it is John Stuart Mill. Liberty beneficial है ये बोलते हैं इंडिविजुअल के लिए भी, स्टेट के लिए भी। No state becomes great by dwarfing its own people. नेहरू इससे काफी इम्प्रेस थे, क्योंकि नेहरू भी यही बोलते थे कि ऐसा कोई भी नेशन ग्रेट नेशन नहीं बन सकता कि आप अपने ही जो लोग हैं उनको अगर ड्वाफ करो, उनको दबाओ। तो इसीलिए ये रियलाइज करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, देर इज़ अ नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। कि अगर कोई एक्शन लेता है, जैसे बुर्जुआजी क्लास अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो भी एक्शन ले रहे थे, जिसकी वजह से सामने वाले की डिग्निटी, सामने वाले का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसको हार्म हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, ठीक है, तो ऐसे में स्टेट इंटरवीन कर सकता है। ये टाइप की जो लिबर्टी है ये एम्प्टी लिबर्टी है। इसको कौन बोलते हैं एम्प्टी लिबर्टी? इनका क्रिटिसिज्म आता है अर्नेस्ट बाकर से। अर्नेस्ट बाकर बोलते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल को कि ही इज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। ये एम्प्टी लिबर्टी के महात्मा है। किस बेसिस पे? बारकर हैं कौन? बारकर एक पॉजिटिव लिबरल है। अब देखो, जॉन स्टुअर्ट मिल उस टाइम पे उस टाइम पे थे जब नेगेटिव लिबर्टी का ही कॉन्सेप्ट था, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे थे, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया इमर्ज नहीं हुआ था, और इन्होंने भी पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया दिया नहीं। अगर या तो ये खुद ही दे देते पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया, तो फिर भी हम बोलते कि इनकंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन इन्होंने दिया नहीं आइडिया। ये खुद लिबर्टी को सपोर्ट करें कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर नुकसान पहुंच रहा है तो इंटरफेयर करना चाहिए। साफ बात है। देखो, ये क्यों बोलेंगे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, दोगली बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये है बेंथम के डिसाइपल। ये बेंथम को सपोर्ट करना चाहते थे, बेंथम को डिफेंड करना चाहते थे। हमने देखा कि बेंथम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था उनकी थ्योरी के लिए, क्योंकि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे कि लोगों को नुकसान पहुंच रहा था, लोगों को हार्म पहुंच रहा था इन चीजों को फॉलो करके। तो बस उसी को हटाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंडिंग बेंथम, ही सेड दैट कि जहां पर हार्म हो वहां पर स्टेट को इंटरवीन करने दो, अदरवाइज जहां पर हार्म नहीं हो रहा है वहां पे लिबर्टी दे दो। तो ये बात आती है इसमें। तो बाकर तो खुद ही पॉजिटिव लिबरल है, तो बाकर इसीलिए सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जो लिबर्टी का डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, उससे सेटिस्फाइड नहीं है ये, क्योंकि ये लिबर्टी को बोलते हैं, अभी भी ये लिबर्टी को यही मान रहे हैं कि लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ स्टेट्स इंटरवेंशन। मिल इज नॉट अ पॉजिटिव लिबरल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मिल खुद बोल रहे हैं कि लिबर्टी का मीनिंग ही है एब्सेंस ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट। जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है वहां पर लिबर्टी रहती है, और लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सपोर्ट करते हैं नेगेटिव लिबर्टी के ही कॉन्सेप्ट को, उसके बावजूद ये मानते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ही इज नॉट अ पॉजिटिव लिबरल। पॉजिटिव लिबरल बारकर हैं, क्योंकि पॉजिटिव लिबरल ये बोलते हैं कि क्योंकि नुकसान होते हैं तो स्टेट को पावर दो, क्योंकि स्टेट आएगा तो स्टेट से लोगों का लिबर्टी बढ़ेगी, लोगों के पास में लिबर्टी आएगी, और ज्यादा जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनकी लिबर्टी का जो हनन हो रहा था, वो पूरा हट जाएगा। समझ आया? सो बाकर क्योंकि पॉजिटिव लिबरल हैं, इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं है इनकी लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से। तो नेगेटिव लिबर्टी इज इनडिफेंसिबल, आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते।
जॉन स्टुअर्ट मिल भी इसको डिफेंड नहीं कर पाए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो डिफेंस दिया अपना, वो एकदम आर्बिट्ररी था, मतलब फालतू का क्लासिफिकेशन, कोई मतलब कोई बेसिस ही नहीं था। ह्यूमन एक्शन को अदर रिगार्डिंग सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में डिवाइड कर दिया, और अदर रिगार्डिंग एक्शन के नाम पे स्टेट को इतना स्कोप दे दिया कि स्टेट किसी भी मैटर में इंटरफेयर कर सकता था। और बाद में रियल विल का कॉन्सेप्ट डाल दिया, मेटाफिजिकल का, कि रियल विल तो मैन की होगी ही नहीं कि कभी भी हार्म करे। तो इसीलिए स्टेट को परमिट करते हैं कि आप रोक सकते हैं किसी भी पर्सन को फ्रॉम क्रॉसिंग अ ब्रिज विच इज अबाउट टू फॉल। तो मतलब समझ रहे हो, इनका कहना है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास की कभी भी ये रियल इंटेंशन होगी ही नहीं कि दूसरों को हार्म पहुंचाया जाए, दूसरों को हार्म करने की इंटेंशन होगी ही नहीं इनकी। तो अगर ऐसे में स्टेट इंटरफेयर कर देगा यहाँ पर, तो इससे दूसरों की लिबर्टी भी बढ़ेगी। जो जो लोग हैं ना, उनको मतलब उस मैटर में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि इनकी कभी रियल विल नहीं थी कि एक्सप्लॉयटेशन किया जाए वर्किंग क्लास का, लेकिन हो रहा था, तो ऐसे मामलों में स्टेट इंटरवीन कर सकते हैं। तो मतलब ये यूटिलिटेरियनिज्म को ध्यान में रख करके बोल रहे हैं, और उसमें उन्होंने क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी डाला। हमने कल देखा था कि क्वालिटी डाला कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस अगर करेगी तो उससे उनको भी क्वालिटेटिव एटलीस्ट हैप्पीनेस मिलेगी कि मैंने किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जो कि बेसलेस है, इनका जो देने का आइडिया है वो बेसलेस है। अब देखो, ये अपनी लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कंट्रीब्यूशन सही है इनकी, ये लिबरल तो है ही। अब बेसिस नहीं अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाए उसको, वो अलग बात है। इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, वो अलग बात है। क्लियर? एनी डाउट? डिफरेंस बिटवीन एम्प्टी लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अच्छा, देखो, पॉजिटिव लिबर्टी इज समथिंग जिसमें पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टेट, स्टेट प्रेजेंट रहेगा। स्टेट प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंस ऑफ स्टेट की वजह से जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, इनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो अब इनके लिए काम करेगा तो इनके पास में ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, अब इनके पास में लिबर्टी आएगी। जैसे कि लेट मी गिव एन एग्जांपल, स्टेट काम कर रहा है, स्टेट ने स्टार्ट की सोशल वेलफेयर स्कीम, सोशल वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की, लेट से मनरेगा, ठीक है। अब मार्जिनलाइज सेक्शन थे, इनके पास में ना तो इनके पास में एम्प्लॉयमेंट थी, कौन इनको करता, क्योंकि इनके पास में स्किल भी नहीं थे, लेट से। तो इनको सरकार अब 100 मनरेगा के अंडर में 100 डेज का वर्क देती है, जिसके चलते सरकार इनको वेजेस भी देती है, ठीक है। वेजेस देगी, जैसे दिन का 200 रुपए या 500 रुपए, इस तरीके से वेजेस भी दिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे इनके पास में पैसा आएगा। अब पैसा आ रहा है तो इनके पास में लिबर्टी आ रही है दैट दे कैन स्पेंड इट ऑन देयर यूटिलिटी। अब अपनी यूटिलिटी पे स्पेंड कर सकते हैं। मान लो इनको अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है, चाहे सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो, लेकिन ये भेजेंगे तो वहां से इनकी ग्रोथ शुरू होगी ना। तो यानी इनकी लिबर्टी एनहांस हो रही है जब स्टेट प्रेजेंट है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, कि एनहांस हुई, क्योंकि ये लिबर्टी इनके पास पहले भी थी, लेकिन इनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे, पैसे ही नहीं थे इनके पास में, जॉब भी नहीं थी इनके पास में। तो लिबर्टी तो दे दी कि आप अपने मुताबिक कुछ कर सकते हो, लेकिन कहाँ करते गए, इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्लियर? अब आती है बात एम्प्टी लिबर्टी की। एम्प्टी लिबर्टी का मतलब है
अब यहाँ ये तो पॉजिटिव लिबर्टी हो गया, ठीक है। अब एम्प्टी लिबर्टी को पॉजिटिव लिबर्टी के साथ में आपको एसोसिएट नहीं करना है, एम्प्टी लिबर्टी को एसोसिएट करना है नेगेटिव लिबर्टी के साथ। ये आप अच्छे से समझो, नेगेटिव लिबर्टी, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल इसी लिबर्टी के अराउंड ही सब कुछ सेंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव लिबर्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं वो। पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत लेट आया था, बहुत लेट इमर्ज, इस वजह से। तो एम्प्टी लिबर्टी को सबसे पहले एसोसिएट करो नेगेटिव लिबर्टी, यानी जब स्टेट इंटरफेयर नहीं करता तो लोगों के पास में एब्सोल्यूट लिबर्टी होती है। यानी स्टेट यहाँ पर जब नहीं कर रहा था इंटरफेयर, तो बुर्जुआजी क्लास के पास में भी और वर्किंग क्लास के पास में भी लिबर्टी थी, एब्सोल्यूट लिबर्टी थी, ठीक है। लेकिन जो बुर्जुआजी क्लास के लोग थे, ये लोग इसको कैश इन कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास में रिसोर्सेस थे। तो इसकी वजह से ये जॉब प्रोवाइड कर रहे थे अपने मुताबिक, और इनके पास लिबर्टी थी कि कितने भी वेजेस दे सकते हैं सामने वाले को, ठीक है। तो उसकी वजह से जो लोग थे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इसी वजह से फिर जॉन स्टुअर्ट मिल आएंगे और इस आइडिया को रिवाइज करेंगे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने रिवाइज किया, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने सिर्फ इतना रिवाइज, इतना रिविजन किया कि ये जो बुर्जुआजी क्लास, ये जो एक्सप्लॉइट कर रहा है अपनी लिबर्टी, इसको लिमिट नहीं करेंगे। ये बोलेंगे कि इसकी रियल विल कभी भी नहीं थी कि सामने वाले को एक्सप्लॉइट करो आप, लेकिन इनके एक्शंस की वजह से, इनके अदर रिगार्डिंग एक्शन की वजह से सामने वाले को लेकिन नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे में स्टेट इंटरफेयर करेगा, ठीक है, स्टेट इंटरफेयर करेगा कि आप उनको नुकसान ना पहुंचाइए, इस तरीके से कोई एक्शन लेगा स्टेट। जैसे कि स्टेट ने एक्शन लिया कि सबसे पहले आप 8 घंटे से ज्यादा किसी भी मजदूर को फोर्स नहीं कर सकते आपकी कंपनी में काम करने के लिए, 8 ही घंटे काम करेगा। और स्टेट ने आगे जाकर के लेट्स से मिनिमम वेजेस स्टार्ट किए, जैसे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है अभी, इंडिया में भी होना चाहिए मिनिमम वेजेस, अभी फिलहाल नहीं आए, लेकिन बाहर एक मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो एक फॉरेनर के लिए, कि उसको इतने डॉलर्स, जैसे कि 17-18 डॉलर्स आपको मिलते हैं मिनिमम वेज में पर आवर के, कि 1 घंटे काम करोगे चाहे कैसा भी काम करो, ठीक है, इतने मिलेंगे। फिर डिपेंडेंट अपॉन योर क्वालिफिकेशन, अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, तो पर आवर की जो आपकी जो सैलरी होगी वो और भी ज्यादा होगी पर आवर की। समझ आया? तो यानी स्टेट यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है अब इस एक्शन में, और लोगों को प्रोवाइड कर सकता है दिस। लेकिन ये जो लिबर्टी है, यहाँ पर जो लिबर्टी की बात की वो एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है? एम्प्टी इसीलिए है कि ये लिबर्टी दे रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, ये इंटरफेरेंस का स्कोप बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं लोगों के लिए। तो नेगेटिव लिबर्टी की बात ही कर रहे हैं, स्कोप आ गया ना यहाँ पर। नेगेटिव लिबर्टी यानी स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन लिबर्टी दी बुर्जुआजी क्लास को, वर्किंग क्लास को भी, कि अपने मुताबिक कर सकते हो, लेकिन जिस एक्शन में स्टेट को लगे कि भाई इसकी वजह से नुकसान पहुंच रहा है, वहां स्टेट इंटरफेयर करेगा। आपके पास एब्सोल्यूट लिबर्टी है, लेकिन जहां स्टेट को लगेगा कि यहाँ पर नुकसान हो रहा है, वहां स्टेट लॉ बना देगा, वहां स्टेट इंटरफेयर करेगा। तो ये हुई एम्प्टी लिबर्टी, खोखली लिबर्टी, कि आप सपोर्ट तो एब्सोल्यूट लिबर्टी कर रहे हो, लेकिन साथ में ये बोल रहे हो कि स्टेट का स्कोप है इंटरवेंशन करने का। अब समझ में आया? क्लियर? अभी मिनिमम वेजेस इंडिया में भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, इनफैक्ट बाहर तो अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात हो रही है, बाहर इस चीज की बात चल रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। तो वहां पर भी इन सब चीजों में मूव किया जा रहा है, आइडिया दे आर थिंकिंग अबाउट इट। वेट अ मिनट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पढ़ा है इसके बारे में अंश आपने? न्यूज़पेपर में काफी इससे रिगार्डिंग आता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का।
टू फार्मर्स, हाँ 6,000 पर ईयर इसके अंडर में। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगा, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या मतलब इस हिसाब से हर एक इंसान को दिया जाएगा, ठीक है। एंड मिनिमम के लिए, बाकी उसके फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं, पॉजिटिव अलग हैं, काफ़ी चीज़ों की बात की गई है उसमें फिर। हाँ, विदाउट कंडीशनैलिटी ट्रांसफर। सो दिस इज, अब हमने क्या देखा इसमें, लिबर्टी देखा हमने। लिबर्टी में हमने हार्म प्रिंसिपल कवर कर लिया एंड प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कवर की। अब हमारा बचा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद हमारा जो लिबर्टी के ऊपर मिलने जो भी बोला, लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में दो चार बातें सभी हमने फिर कवर कर लेंगे। फिर डेमोक्रेसी पे विल मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट आता है बाकर, इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो बोलते हैं दैट ही इज द स्कॉलर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म है, ही इज अ स्कॉलर ऑफ दैट। एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनेशन, कि ये जिस इंडिविजुअल को इमेजिन करते हैं, ठीक है, वो इमेजिनरी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मैन अकेले रह सकता है, ठीक है, कि ह्यूमन नेचर जो होता है एक्सट्रीमली इंडिविजुअलिस्टिक होता है, एटॉमिस्टिक होता है, ठीक है। और कि मैन अकेले रह सकता है, मैन को दूसरों की जरूरत नहीं है। तो ये यही चीज बोल रहे हैं ना कि रियल विल जो होती है मैन की, वो कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती, ऐसा बोलना है इनका। और जिसमें ये एब्सोल्यूट लिबर्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जो भी एक्शंस आप लेते हो, मैन इज नॉट एटॉमिस्टिक। एब्सोल्यूट लिबर्टी जो इन्होंने दी कि एब्सोल्यूट लिबर्टी होगी, लेकिन कुछ मामलों में अगर दूसरों को हो तो स्कोप रहेगा स्टेट का। तो यानी एटोमिस्टिक ही कंसिडर कर रहे हैं ये मैन को, कि एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है और एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शन। लेकिन हमने क्या देखा अभी कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शन से ही कनेक्टेड होते हैं। आप जो भी एक्शन लेते हो, किसी ना किसी को तो इम्पैक्ट होता ही है। जैसे कि आप अभी सो रहे हो, तो अगर आप एज अ स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा उससे, कि दिन में सो रहा है, इससे कि बेटर है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको आगे कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब यू शुड बी प्रोडक्टिव। द पॉइंट इज कि आपके कोई भी एक्शन हो, दूसरे को फर्क पड़ता है आपके एक्शन से, इवन इफ यू आर स्लीपिंग, इवन इफ, अब इसको सेटिस्फेक्शन में भी कर सकते हो कि सपोज यू आर स्लीपिंग, तो आप इतने टाइम से पढ़ रहे थे, तो योर पेरेंट्स विल बी सेटिस्फाइड, उनको इम्पैक्ट होगा ना ये, ठीक है। तो उनको भी इम्पैक्ट होगा कि अच्छा इतने टाइम से पढ़ रहा था, नाउ फाइनली ही और शी इज रेस्टिंग, तो दैट्स अ गुड थिंग, मेंटल पीस हो जाएगा थोड़ा, ताकि दोबारा से फिर उसके बाद तो केयर में भी अदर रिगार्डिंग एक्शन रहता है। तो पॉइंट इज दिस, जो ये बोलते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो कोई भी एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हो ही नहीं सकता, ये चीज है। तो यानी ये मैन को ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि मैन अकेले रह सकता है, मैन के अपने एक्शंस जो लेता है मैन को ही इम्पैक्ट करते हैं, दूसरों को नहीं करते, विच इज नॉट ट्रू। तो ऐसे आइडिया को आगे क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि कम्युनिटेरियंस हैं। कम्युनिटेरियंस हैं जो ये बोलते हैं कि रियलिटी में इंडिविजुअल्स अकेले नहीं हो सकते, ठीक है, ये इमेजिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। मतलब कि आप इकलौते, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एक्शन से सिर्फ आप ही को फर्क पड़ रहा है, दूसरे को फर्क पड़ेगा। तो ये लोग कौन होते हैं? कम्युनिटेरियंस। कम्युनिटेरियंस लोग, कम्युनिटी वर्ड से आता है कम्युनिटेरियन, यानी ये मानते हैं कि कम्युनिटी से ही आप जो भी एक्शन लेते हो, ये आपकी कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, ये काफी हद तक पॉसिबल है कि आप कनाडा जाओगे या यूके जाकर के सेटल हो जाओगे या यूएसए में सेटल हो जाओगे, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ऐसे ही गुजरात में है, तो गुजरात वाले ज्यादातर बिजनेस में ज्यादा फ्लरिश करते हैं, ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझते हैं रादर देन गवर्नमेंट सर्विसेज में। यूपी और बिहार में गवर्नमेंट सर्विसेज पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही केरला के जो लोग होते हैं, वो गल्फ कंट्रीज में ज्यादा
जाते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ये रहता है दुबई या ओमान और इन सभी कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, यहाँ जाते हैं। या फिर जो बचते हैं वो लोग डॉक्टर बन जाते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में, मतलब डॉक्टर ज्यादा होते हैं केरला के। तो आप अपनी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, तो कोई भी जो एक्शन होता है आपका वो कम्युनिटी से ही इन्फ्लुएंस होता है, आपका अकेले का नहीं होता वो डिसीजन। तो इसीलिए आपको अकेले को नहीं करेगा वो इम्पैक्ट, सभी को एज अ कम्युनिटी पूरा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि गुजरात में जो बिजनेसमैन ज्यादा हैं, बिजनेस ज्यादा करते हैं, तो आने वाली जनरेशन भी बिजनेस ज्यादा ही करेंगे, क्योंकि वो भी अपनी कम्युनिटी से ही इन्फ्लुएंस होती है। तो उनका जो डिसीजन है कि हम तो बिजनेस करेंगे, ये उनका खुद का डिसीजन नहीं है, उन्हीं कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो इसी बेसिस पे बोलते हैं कि जो रियल इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके जो डिसीजंस होते हैं वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जिस तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंडिविजुअल्स को डिफाइन किया था, वो कंप्लीटली ये बोला था सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में इनके होते हैं, वो फ्री नहीं है, इट इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन, ये इमेजिनेशन है। लोग बिना अपनी सोसाइटी आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस किए कोई ऐसा एक्शन ले ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, जैसे कि एरिस्टोटल भी यही बोलते थे, द मैन हु कैन लिव, यहाँ सोसाइटी का इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो ये लिबरल्स जो होते हैं, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल हो गए, जॉन लॉक भी हो गए, जो ये बोलते हैं, जो मैन को इंडिविजुअलिस्ट की तरह मानते हैं, एटॉमिस्टिक मैन की तरह ट्रीट करते हैं, एटॉमिस्टिक मैन की तरह जो ट्रीट किया जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है। मतलब कम्युनिटेरियंस इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि कम्युनिटी से बाहर नहीं हो सकता। सो दिस इज अबाउट जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कॉन्सेप्ट। अब आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। जॉन स्टुअर्ट मिल ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में क्या बोला? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं ये। इनफैक्ट ये बोलते हैं ऑल साइलेंसिंग इज एज एन एजम्पशन ऑफ इनफॉलिएबिलिटी, मतलब साइलेंस नहीं करना है किसी को भी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए सभी के पास में, माइनॉरिटी के पास में भी होना चाहिए और मेजॉरिटी के पास में भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है। देखो, मान लो एक इंसान है, ये डिक्टेटर है, राजा है, ये डिक्टेटर है, ठीक है, और नीचे प्रजा है, बहुत बहुत सारे लोग हैं। अब राजा ने जो बोला वो प्रजा फॉलो कर रही है, हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये अगर करप्ट गवर्नमेंट है, ये करप्ट है, जिसमें राजा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, प्रजा का ध्यान नहीं दे रहा है, क्या हम ऐसा रूल एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही अगर प्रजा है, मतलब मेजॉरिटी जो लोग हैं वो पावर में है और माइनॉरिटी में उनको दबाया जा रहा है, ऐसे इसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये समझ में आया? जैसे हम टायरनी ऑफ माइनॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सॉरी, टायरनी ऑफ, हाँ, माइनॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वैसे ही हम टायरनी ऑफ मेजॉरिटी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेजॉरिटी लोग मिलकर के माइनॉरिटी लोगों को दबाएं। तो इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इनमें कहना ये था कि सभी के पास में इक्वल वो होना चाहिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चाहे आप सही बोल रहे हो, चाहे आप गलत बोल रहे हो, आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये सपोर्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। ये बोलते हैं कि मान लो क्लास में 5 बच्चे हैं, जिसमें से एक जो है वो पागल है, लेट्स से ही इज अ मैड पर्सन, ये सभी बहुत इंटेलिजेंट है, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 है, ये अगर इसको अलाउ ही नहीं करेंगे बोलने के लिए, क्योंकि ये डायलेक्ट वाली बात आ जाती है। यहाँ पे ये प्लेटो और सोक्रेटिस से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, हमको ये पता है, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये लोग डायलेक्ट की बात करते थे, डायलेक्टिक्स की बात करते थे। तो डायलेक्टिक्स में हमने देखा था कि आप सामने वाले के साथ में डिबेट करते हो, डायलॉग करते हो, ठीक है। तो ये अपना थीसिस देते हैं, ये एंटी थीसिस देंगे, फाइनली जो भी एमर्ज होगा वो सिंथेसिस होगा, यानी फाइनली क्या होता था, ट्रुथ एमर्ज होता था, सच सामने आता था।
तो जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है कि चाहे सामने वाला इंसान पागल हो, उसके पास में भी वॉइस है, उसको भी अलाउ करना चाहिए आपको बोलने के लिए। हो सकता है वो गलत बात बोल रहा हो, तो भी कोई नुकसान नहीं है इसका। अगर ये चार बंदे सही हैं, अगर ये अलाउ करेंगे सामने वाले को, अगर ये गलत भी बोल रहा है, तो इससे सामने वाले के पास में अपॉर्चुनिटी आएगी कि मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ, कि जो मेरी सोच है शायद मेरी ही गलत थी, तो उसको एटलीस्ट हेल्प मिलेगा। क्लियर? एटलीस्ट हेल्प मिलेगा, उनको सुधार आ जाएगा इसमें। दूसरी चीज रहेगी कि मान लो अगर यही गलत थे, अगर मेजोरिटी ही गलत थी, ये बंदा सही भी बोल रहा था, हम इसको मैड कंसिडर कर रहे थे, तो भी इससे एटलीस्ट हमको सच पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रुथ, जो सच है, वो कहीं से भी आ सकता है। ट्रुथ कैन एमर्ज एनी टाइम एनीवेयर। सच कहीं से भी सामने आ सकता है। जैसे कि आप खुद सोचो, मेडिवियल टाइम्स में चर्च, जो कि चर्च को लोग फॉलो करते थे, ठीक है, और चर्च का क्या कहना था? चर्च का कहना था कि जो वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, वो जियोसेंट्रिक है, यानी धरती बीच में है और बाकी सब चीजें, बाकी पूरा यूनिवर्स धरती के चारों तरफ घूमता है। ये कहना था मेजोरिटी का। लेकिन ऐसे में कुछ साइंटिस्ट आए, गैलीलियो जैसे जो साइंटिस्ट आए, जिन्होंने आगे ये बोला कि जो वर्ल्ड है, जैसे आगे कॉपरनिकस आए, कॉपरनिकस का कहना था कि वर्ल्ड इज सन सेंट्रिक, मतलब ऐसा नहीं है जियोसेंट्रिक हो। अब उस टाइम पे कॉपरनिकस को पागल माना जाता था। क्यों? क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि सन सेंट्रिक वर्ल्ड है, जबकि पूरी दुनिया क्या मानती है? जियोसेंट्रिक है, कि हर चीज है धरती के अराउंड करती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो झूठ बोल रहे थे। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड इज सन सेंट्रिक। अब पहले बीच में सन सेंट्रिक बना, जब तक हमको सोलर सिस्टम के बारे में पता था। उसके बाद आगे जब हमें पता चला, तो हमें पता चला कि कोई सेंटर ही नहीं है वर्ल्ड का। देर इज नो सेंटर ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स एक्सपैंडिंग है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है। इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक। ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स है तो ऐसे का एज इट इज है, चेंज होता रहता है, एक्सपैंडेबल है, ठीक है ना। तो पॉइंट इज कि हमको, चाहे सामने वाला कुछ भी बोल रहा, हमको उसको अलाउ करना चाहिए। ही कैन स्पीक वट एवर ही वॉन्ट्स टू, अलाउ करो। इससे एक हेल्दी डिबेट शुरू होती है, इससे दोनों का ही फायदा होगा। जो बंदा झूठ बोल रहा है, उसको सुधार करने में अपने आप को मौका मिलेगा। जो सही बोल रहा है, उसका तो एस्टैब्लिश हो ही जाएगा फिर ट्रुथ। तो ऐसे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि ऑल साइलेंसिंग इज एन एजम्पशन ऑफ इनफॉलिएबिलिटी। अगर सभी को चुप करा दोगे तो ऐसे सच कहाँ से इमर्ज होगा फिर, अगर सभी को ऐसे चुप कराया जाएगा। क्लियर? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे मतलब अगर सभी को अब वो कर दोगे, सभी को अगर चुप करा दोगे, तो सामने वाला आपको कैसे यू नो मतलब आपको मतलब अगर आप गलत हो तो कैसे आपको सुधार पाएगा, मतलब आपके कैसे जो विचार जो गलत थे उसको सही कर पाएगा, अगर सामने वाले को मौका ही नहीं दोगे आप बोलने का। तो सभी को मौका मिलना चाहिए। जैसे मेजोरिटी के फेवर में हम काम करते हैं, वैसे माइनॉरिटी के फेवर में भी हमको मौका देना चाहिए। ये कहना था जॉन स्टुअर्ट मिल का ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमारा अब लिबर्टी से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक हमारे फिनिश होते हैं। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, कि जॉन स्टुअर्ट मिल डेमोक्रेसी के ऊपर क्या बोलते हैं। अब डेमोक्रेसी पे देखो, ही इज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसमें आपके जो एमपीज होते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज और एमएलएज हैं, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यस, जो हमारी वाली है, जो इंडिया वाली है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ये बोलते हैं ही इज अ चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब याद करो, एक है एरिस्टोटल, जो ये बोलते हैं
कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट, सेकंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेस्ट है क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी तो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट होती है, उसमें भी ये इनडायरेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? ये बोलते हैं कि देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, कोई बात नहीं, ये भी बेस्ट है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? इंडिया को देखो, इंडिया में अभी पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। तो अगर कोई भी बिल अगर पास ऑन किया जाए, तो बिल को करने के लिए जो रिसोर्सेज हमको लगाने होंगे, रेफरेंडम कराने के लिए, हर एक बिल पे, हर एक डिसीजन पे, उसकी वजह से कितना डिले होगा लॉज आने में और कितना ज्यादा पैसा खर्च होगा ये सब करने में। तो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है डायरेक्ट ऐसी सिचुएशन में। तो इनका कहना है कि अगर टेरिटरी वाइज, साइज वाइज अगर पॉपुलेशन छोटी है, कम है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे छोटी जगहों पे भी देखोगे तो आप मॉडर्नाइजेशन की वजह से लोगों की जो लाइफ है बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, क्योंकि आज के टाइम पे प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स जो हैं, पहले क्या होता था, पहले वर्कर्स हुआ करते थे, वर्कर्स काम किया करते थे। वर्कर्स का काम क्या होता था, 9 से 5 की उनकी जॉब हुआ करती थी, एक फिक्स जॉब हुआ। आज के टाइम पे जो प्रोफेशनल्स है वो दिन रात अपने मुताबिक काम करते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर काम कर रहा है, या जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, या सीए वगैरह जो काम करते हैं, अपने मुताबिक अपना ऑफिस, इनफैक्ट ये भी है कि करने के बावजूद भी शाम को वापस आकर के अपना काम करते हैं, पीछे से भी वर्कलोड जो होता है करते रहते हैं। तो पॉइंट इज, इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है कि प्रोफेशनल्स हैं उनके पास में टाइम ही नहीं होता पार्टिसिपेट करने का डायरेक्टली स्टेट के अफेयर्स में। तो इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स इनके लिए डिसीजन लेते हैं। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? प्रॉब्लम ये है कि ये रिलक्टेंट है, रिलक्टेंट डेमोक्रेट है। रिलक्टेंट डेमोक्रेट का मतलब डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रिलक्टेंट है। ये सभी कंट्रीज में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने को नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं कि कॉलोनीज में, अब जब इनका टाइमलाइन मैंने आपको कल बताई थी, तो 1857 के पास में देखोगे जब रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पे जॉन स्टुअर्ट मिल, क्योंकि ब्रिटेन के हैं तो इन्होंने कुछ बोला होगा पार्लियामेंट में। तो इनका कहना था कि कॉलोनीज हैं, जैसे कि इंडिया हो गई, इंडिया एक कॉलोनी थी, यहाँ पर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर बेनोवेलेंट डिस्पोटिज्म ही फॉलो करना चाहिए। बेनोवेलेंट डिस्पोटिज्म, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिविलाइजिंग मिशन, या फिर बोल सकते हो आप इसको व्हाइट मैन बर्डन। क्योंकि इनका कहना है कि ये जो लोग हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, ये लोगों की लाइफ जो है वो सिविलाइज्ड नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ नहीं है। इनका कहना है कि जिन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ नहीं है, जिन लोगों को सिविलाइज्ड तरीके से जीना नहीं आता है, वहां पर डेमोक्रेसी आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपने ऐसी जगह पे डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की जहां पर डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ ही नहीं है, वहां पर डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, वहां डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, वहां पर कयास होगा, वहां पर ये सब चीजें। ये रीजन इन्होंने दिया। इसीलिए ये बोलते हैं कि जैसे चल रहा है, कॉलोनी है ये, तो जो ब्रिटेन इसको रूल कर रहा है, ब्रिटेन अपने मुताबिक लॉज बनाता है, वही चलने दिया जाए। डिस्पोटिज्म जैसे पहले था, जब मुगल्स थे तो मुगल सारे डिसीजन लिया करते थे, तो ऐसे ही हमारे सारे डिसीजंस ब्रिटेन ले रहा है, तो ब्रिटेन को ही लेने दिया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ? डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ के देखो बहुत सारे एलिमेंट हैं। सबसे पहले अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, डिबेट डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, लोगों का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि
जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उस मतलब वो उनके बेहतरी के लिए हैं कि क्योंकि सब्जेक्ट कल्चर था अभी तक। सब्जेक्ट कल्चर कौन सा होता है शिफा? सब्जेक्ट कल्चर होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, आप बस एज अ सब्जेक्ट हो, जो सामने वाले ने रूल बनाया आप बस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे। आप पार्टिसिपेट करके मतलब उस आइडिया पे सोचते ही नहीं हो, विचार ही नहीं करते हो कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगा। ऐसा कल्चर नहीं था इंडिया में। इंडिया में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस थे। लोगों ने अगर इतना ही डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ होता, ऐसा वेस्टर्न वालों का बोलना है कि अगर इतना ही वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ होता इंडिया में, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ होता, तो इंडिया में ये जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं आज के टाइम पे जो कि मान्य नहीं है, जो एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब इनको जैसे सती प्रथा हो गई तो ये लोग फॉलो ना करते, लेकिन इंडिया में सती प्रथा उस टाइम पे फॉलो की जा रही थी। विडो रिमैरिजेस नहीं होते थे, चाइल्ड मैरिजेस होते थे। लॉजिक नहीं था, ये होना बहुत जरूरी है कोई भी चीज को बनाने, तो लोग एक्सेप्ट ना करते। तो इंडिया में ये डिस्कशन हुआ ही नहीं है इस चीज पे। जो थोप दिया, जो इतने हजारों सालों से चला हुआ आ रहा है, वो सोशल इवल्स एज इट इज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे वी कैन से, ऐसे तो बहुत सारे डेमोक्रेसी के, जब हम डेमोक्रेसी का टॉपिक कवर करेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर के कौन से एलिमेंट होते हैं। तो उसमें से एक रहता है कि लोगों को पार्टिसिपेट करना है और ये सब चीजें हैं। ठीक है, क्लियर? सो इनका कहना था कि कॉलोनीज में नहीं करना चाहिए इंट्रोड्यूस, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है। क्योंकि ऐसी जगह पे अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपस में लोग लड़ मर जाएंगे। आप खुद सोचो, ऐसी कंट्री जिसमें लोगों ने आज तक अपने लिए डिसीजन नहीं लिया, जो कि नॉलेजेबल नहीं है, सिविलाइज तरीके से उन्हें नहीं करना आता है, एक हेल्दी डिबेट, आप उनको बोल दो अपनी मर्जी मुताबिक मतलब डिसाइड करके कर लो, तो डू यू थिंक इट कैन हैपन? इनफैक्ट आज के टाइम पे भी जो डेमोक्रेसी इंडिया में बोली जाती है वो भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के टाइम पे भी कास्टिज्म फॉलो किया जा रहा है। आज के टाइम पे भी ऐसे आउटडेटेड कस्टम्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक भी ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है इंडिया। जो आप डिसीजन लेते हो, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो, आप अपनी कास्ट के बेसिस पे करते हो। अब वो आपका डेवलपमेंट करें या ना करें वो अलग चीज है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। यू नीड टू गेट अबव दिस डिफरेंस, जो ये जो कास्ट की और ये जो पूरा आपने बार वैल्यू सेटअप की हुई है उसके ऊपर अगर जाओगे तभी तो डेवलपमेंट होगी इंडिया में। दिस इज व्हाट वी सी। तो यानी डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं था वहां पर, लोग आपस में इतना डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया ब्रिटेन से पहले यूनिवर्सल नहीं, वो ठीक है, रूल ऑफ लॉ सबसे पहले ब्रिटेन में आया था, और रूल ऑफ लॉ और ये सब चीजें उन्होंने इसके लिए पूरा, देखो इनका कहना है जॉन स्टुअर्ट मिल का कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ फ्री गिफ्ट, मुफ्त का गिफ्ट नहीं है कि आपको ऐसे ही दे दिया। डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई की है लोगों ने अपना हक मांगने के लिए। अमेरिका का रेवोल्यूशन देखो आप, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए, वहां पर बकायदा लड़ाई हुई है। तो जब लड़ाई हुई है, लोग लड़े हैं अपने राइट्स के लिए, तब उनको डेमोक्रेसी मिली है, तब उनको ये मिला है कि मिलकर के डिसाइड करके, वो पूरा साथ में मिलकर के डिसाइड करके पूरा डिसीजन लेंगे और कोई लॉ लेकर के आएंगे एक अच्छी बेहतर लाइफ के लिए। तो ऐसा मुफ्त का गिफ्ट नहीं है कि इंडिया ने कोई डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए डिमांड भी नहीं की, कोई स्ट्रगल नहीं किया और फिर उसके बाद में उनको सीधा ही डेमोक्रेसी डाल दो, तो ऐसे डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। अगर यही कर दिया आपने तो लोग अपने अपने कास्ट, अपने अपने गुटों को लेकर के आ जाएंगे और आपस में लड़ेंगे, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होगी, कयास होगा, तो डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी इंडिया में, जैसे कि बाकी सब जगहों पे फेल हुई। आगे डेमोक्रेसी का जब हम टॉपिक देखेंगे तो इंडिया को छोड़ करके बाकी जो कंट्रीज थी, जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, पाकिस्तान ने भी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की थी जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, लेकिन आज भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री के डोमिनेशन है आज भी। क्यों है? रीजन यही है इसका। पाकिस्तान में भी कि मतलब यही सब चीजें हैं, इसमें आपस में जो गुट बने होते हैं, आपस में ही यूनिटी नहीं है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ नहीं है। ऐसे ही बाकी सब कंट्रीज में भी हुआ।
जहाँ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं था। श्रीलंका की बात करो, श्रीलंका में सिविल वॉर हुई 1985 में। आपको पता है श्रीलंका की वॉर जो स्टार्ट हुई 83 में स्टार्ट हुई थी। तो वहां से आप देखोगे कि जब सिविल वॉर जब से स्टार्ट हुई 85 के पास में ही 80s में हुई थी, तो उसमें भी जो लोग वहां पर थे आपस में लड़ने लगे। उसके बाद जब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई तो आपस में जेलसीज हुई कि ये लोग ज्यादा डेवलप्ड हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, हम लोग तो नहीं है। तो जो सिन्हलीज थे, जो तमिलियंस के खिलाफ फिर वो लोग ऐसे ऐसे बिल्स लेकर के आए और ये सब चीजें रिवोल्ट होना शुरू हुआ। तो पॉइंट इज कि डेमोक्रेसी वहां इंट्रोड्यूस करो जहां डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है। आपको स्ट्रगल करना होता है डेमोक्रेसी के लिए। बिना स्ट्रगल के डेमोक्रेसी अगर इंट्रोड्यूस होगी तो फिर वो फेल हो जाएगी। तो इसीलिए कॉलोनीज में ये सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये इतने रिलक्टेंट हैं कि ये यूएसए में जो डेमोक्रेसी थी उसको लेकर के भी इनका काफी कंसर्न था। यूएस की डेमोक्रेसी को लेकर के भी कंसर्न थे ये। अब यूएसए में तो डेमोक्रेसी थी, यूएसए में कैसे कंसर्न थे? यूएसए में जो मेजॉरिटी लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, इनको था कि इनकी टायरनी बढ़ जाएगी। टायरनी मतलब डिक्टेटरशिप करेंगे, ये दूसरों लोगों को दबाएंगे, ये कहना था इनका। तो ये यूएसए की जो डेमोक्रेसी है उसको लेकर के भी काफी कंसर्न थे। तो यानी एक तो डेमोक्रेसी के बारे में देखो ये चीज बोली जा रही है कि कॉलोनीज में ना करो। दूसरी चीज आपको लिखनी है कि यूएसए में भी मत करो। यूएसए में भी थोड़ा कंसर्न है, मतलब ठीक है। कैसे कंसर्न है देखो, यूएसए में जो लोग थे, मेजॉरिटी जो लोग थे, इनको लगता था कि यूएसए में जो डेमोक्रेसी है जहां पर मेजॉरिटी जो लोग हैं इनकी टायरनी हो जाएगी, इट कैन कन्वर्ट इनटू मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी मतलब जब मेजॉरिटी पावर में आके अपनी डोमिनेशन चलाती है और माइनॉरिटी को दबाती है। जैसे कि ब्लैक थे, जो ब्लैक पीपल थे, सही बात है, उनको दबाया जा रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। सो दैट रिजल्टेड इनटू मोबोक्रेसी। तो उसको लेकर भी ये काफी कंसर्न में थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कॉलोनीज को लेकर के ऐसा बोल रहे हैं, ये इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ डेमोक्रेसी को लेकर के भी काफी डरे हुए थे कि मतलब ये जो डेमोक्रेसी है ये यहाँ पर टायरनी में कन्वर्ट हो सकती है, मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर हमको डेमोक्रेसी का फ्यूचर बचाना है, मतलब क्योंकि ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, तो इनका कहना था हमको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए। तो ये कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात करेंगे कि हर एक कंट्री में रिफॉर्म्स होने चाहिए इसको रोकने के लिए। अब जैसे वर्किंग क्लास मेजॉरिटी में होते हैं, आपको पता है, तो जो वर्किंग क्लास मेजॉरिटी में होते हैं वो अगर पावर में आ जाएंगे, उनके पास में ज्यादा पावर है, तो वो बुर्जुआजी क्लास को, जो लोग रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, इनको क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। तो यानी इनका भी तो, माइनॉरिटी का भी तो नुकसान हो रहा है ना इसमें। और ये क्या बोलते थे कि सभी को, अब आप जैसे आप मेजॉरिटी की एक्सप्लॉइटेशन जब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही माइनॉरिटी की भी एक्सप्लॉइटेशन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो दैट मीन्स आपको वो भी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो सोशलिस्ट थे, जो ह्यूमैनिटेरियंस थे, जो ये बोल रहे थे कि जो भी चीज़ ब्रिटेन में हो रही थी उसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वर्किंग क्लास का, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो वर्किंग क्लास तो मेजॉरिटी में, ऐसे ही जब मेजॉरिटी इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी तो वो भी तो रोकोगे आप। तो सेम चीज को रोकने के लिए ये कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे। यानी जब वर्किंग क्लास अगर पावर में रहती है तो यहाँ पर कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे कि इंश्योर करने के लिए कि ये मोबोक्रेसी में टर्न ना हो जाए, ये टायरनी ना बन जाए, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। और रिफॉर्म्स में सबसे पहले बात करेंगे कि कंट्रीज में, कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि कंट्रीज में कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाना चाहिए।
वेटेड वोटिंग का। वेटेड वोटिंग, वेटेड वोटिंग क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है वेटेड वोटिंग का? वेटेड वोटिंग का मतलब होता है कि हर एक इंसान के पास में एक वोट तो होना चाहिए, ठीक है, वन मैन वन वोट। लेकिन स्पेशली जो लोग एजुकेटेड है, जिन लोगों के पास में प्रॉपर्टी है, यानी वो लोग ज्यादा समझदार हैं, डिसीजन उनके बेटर होते हैं, एजुकेटेड लोग हैं ये लोग, तो इनके वोट एक से ज्यादा होना चाहिए। इनको इनकी वेटेज के हिसाब से इनकी वोट की जो वेटेज है वो ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर एक एजुकेटेड इंसान वोट करेगा तो उसके दो वोटों के मुकाबले है, एक नॉर्मल वर्किंग क्लास का बंदा अगर वोट कर रहा है तो वो वन वोट, एक एजुकेटेड हो तो या तो दो हो या उसके 5 वोट्स ऐसे काउंट किए जाने चाहिए, डिपेंडेंट अपॉन द एजुकेशन। आपने पीएचडी की है तो आपके वोट की वैल्यू रहेगी 5 वोट या 10 वोट, मतलब आपने वोट डाला तो आपका वोट 10 वोटों के बराबर है, इस टाइप से। तो पहली चीज इन्होंने बोली, इसको रोकने के लिए वेटेड वोटिंग इंट्रोड्यूस की। रिफॉर्म्स में इन्होंने बोला कि वेटेड वोटिंग लेकर के आओ। वेटेड वोटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनी डाउट इन दैट? ओके, नेक्स्ट इज, लेट मी रिपीट इट अगेन। पहला है वेटेड वोट। वेटेड वोट का मतलब होता है वेटेज, आप जो वोट दे रहे हो उसकी वेटेज कैसी होगी। नमन, आपने वोट दिया, अगर आप वर्किंग क्लास के मेंबर हो तो आपके वोट की वैल्यू सिर्फ 1 होगी, मतलब आपने एक ही वोट दिया तो आपका एक ही वोट काउंट होगा। लेकिन मान लो नमन आपने पीएचडी की होती, ठीक है, तो आप इतने एजुकेटेड हो, आप इतने समझदार हो, तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यानी अगर आपने पीएचडी की है तो अब आपका 10 या 100 वोट्स इस तरीके से आपकी वैल्यू रहेगी, मतलब आपने वोट डाला तो इसका मतलब आपने 100 वोट्स अपने हिसाब से डाल दिए। समझ में आया? आपकी जो वेटेज है वोट की, क्योंकि आप ज्यादा समझदार हो, बेहतर डिसीजन लोगे, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ वोट की वैल्यू देगी, ठीक है, इस हिसाब से। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया प्लूरल वोटिंग। प्लूरल वोटिंग, प्लूरल वोटिंग का मतलब है, देखो, आप कैपिटलिस्ट क्लास के मेंबर हो, ठीक है, इसमें मल्टीपल जगह पे वोट कर सकते हो आप। अभी आज के टाइम पे इंडिया में क्या होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट पे आपका बना हुआ है, ठीक है, वोटिंग कार्ड जो भी आपने जहाँ रजिस्टर कराया हुआ है एज अ वोटर, सिर्फ वहीं पर आप वोट दे सकते हो, उसी स्टेट में वोट दे सकते हो। बट मान लो कि आपने एक मुंबई में फ्लैट खरीदा हुआ है, एक फ्लैट आपने चंडीगढ़ में खरीदा हुआ है, एक फ्लैट आपने दिल्ली में खरीदा है, दूसरा आपका लखनऊ में फ्लैट है, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ आपके फ्लैट या आपका घर है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इन सभी एरियाज में वोट करने का अधिकार है। क्यों? प्लूरल वोटिंग का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, जब आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, आप उन प्रॉपर्टी पे टैक्सेस भी तो पे करते हो ना, उस वहां के स्टेट गवर्नमेंट को। तो आपका हक बनता है ये डिसाइड करने का कि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका वोट उसमें मायने रखेगा कि कौन सी गवर्नमेंट पावर में आनी चाहिए स्टेट पे या फर्दर उस डिस्ट्रिक्ट में। समझ आया? दैट इज प्लूरल वोटिंग। यानी ये कॉन्सेप्ट मैच करता है नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब या तो हमसे टैक्स मत लो अगर हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, यहाँ पर आपके स्टेक्स हैं वहां पर, तो आपको भी मौका दिया जाना चाहिए वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करने का। ये था प्लूरल वोटिंग का कॉन्सेप्ट। हाँ, दीज रिफॉर्म्स आर बाय मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल बात करते हैं। इसके अलावा जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं कि मेजोरिटेरियन, देखो मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव मॉडल हमने डिस्कस किया है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होती है दो टाइप की होती है मेजरली, जिसमें एक होता है मेजोरिटेरियन मॉडल, एक होता है
प्रोपोर्शनल मॉडल इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो मेजॉरिटेरियन में हमने फर्दर 3 टाइप देखे थे, एक इंडिया का, एक फ्रांस का, एक ऑस्ट्रेलिया का। प्रोपोर्शनल में ये मैंने आपको बताया हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक प्रोपोर्शनल होता है जिसमें एक रहता है हमारा आयरलैंड का, और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, नहीं अल्टरनेटिव नहीं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो इंडिया में भी फॉलो होता है। नहीं बताया आप लोगों को मैंने, अच्छा दूसरे उसमें बताया था, ठीक है, लेट मी टेल यू। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, रिप्रेजेंटेटिव जिसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, आप अपने एमपीज और एमएलए चुनते हो। तो इसमें 2 मॉडल्स होते हैं, एक होता है मेजॉरिटेरियन, मतलब जिस भी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी मिली वो गवर्नमेंट पावर में आ जाएगी, और एक होता है प्रोपोर्शन पे। इसमें प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है, मतलब कितने लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस हिसाब से वो एमपीज एमएलए पावर में आएंगे। जैसे कि अगर इस स्टेट में 10 लोग हैं इन टोटल, जिसमें से 3 मुस्लिम हैं, 3 हिंदूज हैं और 3 सिख हैं, और एक मान लो माइनॉरिटी से किसी भी, जैसे कि जैन हो गया, ठीक है, अलग अलग रिलीजन से। ये स्टेट है जिसमें 10 लोग हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन के हिसाब से जो अब गवर्नमेंट बनेगी, जो एमपीज आएंगे जो इनको सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ से एक एक सबका आ जाएगा। मतलब एक बंदा जो मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहा है, एक बंदा जो सिख को सपोर्ट कर रहा है, एक हिंदू को, और एक जैन का आ जाएगा, क्योंकि उसको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। मतलब जो रिलीजन है उसके प्रोपोर्शन में डिसाइड किया जाएगा आपके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे या आपकी कम्युनिटी के बेसिस पे ऐसे पूरा डिसाइड किया जाता है। तो प्रोपोर्शन पे होता है ये। प्रोपोर्शन में ये रहता है, मतलब प्रोपोर्शन वाला ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसमें जैसे हम हम जैसे प्रेसिडेंट अपना चूज करते हैं, तो प्रेसिडेंट में ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। कैसे होता है, लेट मी टेल यू दैट। राज्यसभा में भी यही रहता है। इंडिया में हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले मेजॉरिटी में हमारा रहता है प्लुरैलिटी वोट सिस्टम, जो लोकसभा इलेक्शंस में फॉलो करते हैं हम, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो भी पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी पावर में आ जाएगी। जैसे बीजेपी है, बीएसपी है एंड कांग्रेस है, ठीक है, ये 3 पार्टी हैं। सपोज इनको मिले 35 वोट्स, इनको मिले 36 वोट्स, इनको मिले 29 वोट्स, इस तरीके से मान लो आता है। या यहाँ 36 डाल लो, प्रेजेंट सिनारियो में लेकर के चलते हैं, ठीक है, और यहाँ 35 मान लो, ठीक है। 36, 35, 29, यानी ये जो 36 है, ये देख रहे हो आप, ये 36, और यहाँ पर कितने बैठे हैं, 64। यानी अगर 36% वोट बीजेपी को मिले हैं तो बीजेपी पावर में आ जाएगी, बीजेपी सरकार बनाएगी, बीएसपी और कांग्रेस नहीं बनाएंगी। जबकि दोनों के मिलाकर के 64% ऑफ वोट बीजेपी को मिले ही नहीं। तो यहाँ तो ये लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव मॉडल होता है। मतलब आप जो सरकार पावर में आई है, सिर्फ 36% लोगों ने वो चूज किया था, बाकी के 64% को ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है। ये समझ में आया। इंडिया में लोकसभा के और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, इस बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं चाहिए। अब आता है दूसरा सिस्टम, जो कि फ्रांस में हमको देखने को मिलता है। फ्रांस में आता है सेकंड बैलेट सिस्टम। फ्रांस में ये चीज बोली गई है कि 50+1 होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। मतलब 50% लोग उसमें +1 कर दो। अगर आप एक भी बंदा अगर उस पार्टी को दे रहा है, एक ज्यादा भी हो गया, मान लो 100 बंदों की देश है जिसमें 51 एक पार्टी को मिले, दूसरी पार्टी को 49 मिले, तो ये जो लोग हैं ये बनाएंगे गवर्नमेंट। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। मतलब अलग अलग टाइप के मेजॉरिटेरियन मॉडल है, लेकिन बात समझो कि इंडिया में इस टाइप का मॉडल होता है। तो इसमें भी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें 49% लोगों को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही।
जो पार्टी में आई, जो पावर में है पार्टी, वो 49% लोगों को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है, उनकी चॉइस ही नहीं थी, फिर भी उनको मानना पड़ेगा। तो एक बात आती है मेजोरिटी की, एक बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन में क्या होता है कि मान लो 10,000 मुस्लिम हैं तो उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे सरकार में, और अगर 2 लाख हिंदूज हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और सिख हैं अगर मान लो 5,000 तो उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये होता है प्रोपोर्शनल मॉडल। तो अपने रिफॉर्म्स में जॉन स्टुअर्ट मिल ने बोला कि ये जो मेजोरिटेरियन मॉडल है इसको सबसे पहले हटा दो, इसकी जगह पे प्रोपोर्शनल मॉडल होना चाहिए। यानी अगर वर्किंग क्लास है और बुर्जुआजी क्लास है तो वर्किंग क्लास से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और बुर्जुआजी क्लास से भी होंगे, क्योंकि बुर्जुआजी क्लास माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी को भी चांस दिया जाना चाहिए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी पावर में हो, ताकि उनके लिए भी कुछ किया जा सके, उनके इंटरेस्ट में भी लॉस बनाए जा सके। समझ आया? तो एक चीज ये बोली, क्योंकि प्रोपोर्शनल जो होती है वो ज्यादा बेहतर होती है, प्रोपोर्शन में माइनॉरिटी के पास में भी अपॉर्चुनिटी होती है, दैट्स व्हाई। उसके अलावा इन्होंने प्रपोज किया कि जो अपर हाउस है, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा में से किसके पास ज्यादा पावर होती है? लोकसभा के पास में ज्यादा पावर होती है। इन्होंने बोला कि राज्यसभा को ज्यादा पावर दी जानी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा में प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, इसमें इलेक्टोरल रिजर्वेशन भी आ जाएगा। इसमें प्रोपोर्शनल होता है, राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं प्रोपोर्शनल मेथड से होते हैं, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। ये आपको पॉलिटी से पढ़ना है, हम पॉलिटी में कवर करेंगे आगे जब पार्लियामेंट की बात करेंगे ना, दैट्स व्हेन वी विल कवर इट। लेकिन फिलहाल ये चीज याद रखिए आप कि प्रोपोर्शनल है, इसीलिए ये इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसके चलते जो माइनॉरिटी की टायरनी है या मेजोरिटी की, किसी की भी टायरनी नहीं होगी, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। और दूसरा बोलते हैं कि ज्यादा पावर दो राज्यसभा को, यानी अपर हाउस को। दूसरी चीज, विमेन को भी वोटिंग राइट्स दो, क्योंकि विमेन भी तो पॉपुलेशन का पार्ट है, 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं विमेन, उनको भी वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए, इनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इनफैक्ट ये विमेन के डिफेंस में प्लेटो के बाद अगर किसी ने विमेन के बारे में बोला है तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो वो बोलते हैं कि विमेन को अलाउ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो विमेन के बारे में ये सब बोलना है इनका। एंड एट द सेम टाइम ये बोलते हैं, इनका कहना है, एक और रिफॉर्म की बात करते हैं जिसमें ये बोलते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं वो सीक्रेट बैलेट से मत करो। जैसे कि हमारे एक होता है ओपन बैलेट, एक होता है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट में क्या रहता है? सीक्रेट बैलेट में रहता है कि आप अपना वोट दे करके, छुपा करके आपने वोट दिया और अंदर डाल दिया, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सी पार्टी को वोट दिया, नोबडी विल नो। ऐसे ही ओपन बैलेट होता है जिसमें आप दिखा करके बताओ कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर काम करेगा। इतना होना चाहिए सभी के पास में। आप बताओ, क्रिटिसाइज करो सामने वाले को कि आपने ये काम सही नहीं किया, तो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो ये रिफॉर्म्स की बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये था डेमोक्रेसी के ऊपर। वी आर डन विद द टॉपिक डेमोक्रेसी। अब हम बात करते हैं कि विमेन को लेकर के क्या बात करते हैं, विमेन के बारे में क्या बोलते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। विमेन के बारे में बोलते हैं कि विमेन को सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलाउड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विमेन जो है वो 50% ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो विमेन को अलाउ करो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इनका भी हक बनता है। और विमेन को पब्लिक पार्टिसिपेशन अगर विमेन की होगी तो इससे men will learn how to behave in a decent manner। तो आदमी जो है वो डिसेंट मैनर में बिहेव करता है। आप खुद देखो कि जैसे पहले अगर कोई आपस में सारे मेन जो बैठे हैं तो दे कैन सिट एनी एनी लाइक
जैसे भी चाहते हैं वैसे बैठे हुए हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एज सून एज द women एंटर्स द रूम तो सभी एकदम डिसेंट हो जाते हैं। तो दिस इज द थिंग कि अगर women रहती हैं पब्लिक में तो ज्यादा बेहतर तरीके से बिहेव करते हैं मैन। अब जैसे जो रेप होते हैं आजकल, ठीक है, जो रेप्स होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि सबॉर्डिनेट है वेमेन, वेमेन आर नॉट सबॉर्डिनेट, वेमेन भी इक्वल हैं, 50% में ही है, वेमेन भी डिसेबल नहीं है, जैसे प्लेटो का कहना था। रेप होने का रीजन ये है क्योंकि डोमिनेट करना चाहते हैं, पेट्रियार्की है तो डोमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं सोसाइटी के कि वेमेन को देख करके ये बोला जाता है कि इनको तो घर की चार दीवारी में रहना चाहिए, और वहां से पूरा साइकोलॉजी स्टार्ट होती है बचपन से ही, घर से ही। जो लोग जो हम क्यों बोलते हैं, आजकल एक कैंपेन चल रहा है कि आप अपनी बेटी को ये मत सिखाइए कि कैसे चलना है या ये करना है, अपने बेटे को सिखाइए कि इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए सामने। ऐसे कैंपेन चलते हैं बहुत। तो ये सेम चीज है, जैसे अब सेम चीज है, मेन को भी अफेक्ट करता है ये। जैसे कि देखो, अब मेन भी इमोशनल होते हैं, उनको भी हर्ट होता है, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जब वो रोते हैं तो उनके साथ में एक नॉर्म लगा दिया जाता है कि तुम लड़की जैसे क्यों रो रहे हो, ठीक है, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू सो वीक, क्योंकि विमेन के साथ में वीकनेस और ये सब चीजें एसोसिएट की जाती हैं, राइट। तो उसमें उनको इस तरीके से बोला जाता है। तो एक तो सबसे पहली बात कि मेन भी तो इमोशनल होते हैं, उनको भी हर्ट होता है। तो पॉइंट इज कि वहां से नेग्लेक्ट हो जाता है, ये भी ओवरलुक हो जाते हैं। तो अगर वेमेन को अलाउ करोगे, राइट्स उनको दोगे, तो इससे सिर्फ वेमेन का फायदा नहीं है, इससे मेन का भी फायदा होगा। अब जो मेन के ऊपर जो बर्डन रहता है, ठीक है, मेन के ऊपर बर्डन रहता है, तो चार दीवारी में अगर वेमेन रहेगी तो सारा बर्डन मेन के ऊपर होता है बाहर जाने का, बाहर जाके कमाने का, तो वो बर्डन भी हाफ हो जाएगा, वो बर्डन भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि विमेन को भी फिर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अपनी ग्रोथ भी होगी उनकी, एंड हैप्पी लाइफ रहेगी, फैमिली लाइफ। आज के टाइम पे इतने डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, उसके रीजन भी यही है, क्योंकि आधे से ज्यादा वेमेन को एक सेल्फ कंटेंट वाली, सेल्फ हैप्पीनेस वाली जो होती है ना, एक सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्लियर। सो वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन यहाँ से इसलिए नहीं आती कि मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, वो इसलिए आती है कि विमेन वेट फॉर देयर हस्बैंड कि वो आए जॉब से एंड उनको भी टाइम दें, और जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे और इतना स्ट्रेस लेकर के काम करोगे तो इट इज इक्वली बैड फॉर मेन। तो इसीलिए विमेन को अलाउ किया जाना चाहिए। एट द सेम टाइम ये स्टेट के लिए भी सही रहेगा। कैसे? क्योंकि स्टेट की ग्रोथ होगी, जो 50% ऑफ पॉपुलेशन जो लोग डोमेस्टिक लेबर करते हैं, डोमेस्टिक लेबर परफॉर्म करती हैं, उसको इकोनॉमी में काउंट ही नहीं किया जाता है, जबकि जो विमेन है बहुत एसेंशियल टास्क परफॉर्म करती हैं। जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको उनमें जो संस्कार डाले जाते हैं, उनको जो टीचिंग्स उनको सिखाई जाती है, विमेन इज द फर्स्ट टीचर, मदर इज द फर्स्ट टीचर, तो उनको तैयार करती है, उनका पालन पोषण, तो यानी आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है वो हेल्दी होगी, वो भी तो टास्क विमेन को ही दिया जाता है। लेकिन फिर भी विमेन को उस पर्सपेक्टिव से वो ड्यू नहीं दिया गया है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो उस राइट्स में बोलते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल विमेन को लेकर के कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दो, वोटिंग राइट्स दो इनको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दो, इक्वल वेजेस की बात करते हैं कि वेजेस भी इक्वल होने चाहिए, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेन को सेम ही नंबर ऑफ आवर्स के लिए आप ज्यादा पे करो और वुमेन को कम पे करो, दिस शुड नॉट हैपन। तो ये सभी बात वो वुमेन से रिगार्डिंग में बोलते हैं। सो दिस इज अबाउट जॉन स्टुअर्ट मिल एंड वी आर डन विद जॉन स्टुअर्ट मिल, वी आर डन विद दिस टॉपिक नाउ। अब हमारा कल शुरू होगा नया टॉपिक, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स या फिर आई थिंक डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो डाउट क्लियरिंग सेशन। तो कल हम थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल पे, एक दो चीजें विमेन से रिलेटेड चीजें देखें, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये सब चीजें। क्लियर?
Okay, so this is it for John Stuart Mill and for today's class. Thank you very much. और बाकी कल करते हैं शुरू. आपकी आंसर राइटिंग की क्लास कल से शुरू होगी, ठीक है? हाँ, क्योंकि कल हमारे पास क्लास होगी तो उसमें हम आंसर राइटिंग भी एक दो कर शुरू करेंगे. यस निहारिका, व्हाट्स योर क्वेश्चन? ओके, जनरल डाउट्स कोई इशू नहीं है, कल पूछेंगे. कल डाउट क्लियरिंग सेशन है तो उसमें हमारी प्रायोरिटी वो ही रहती है. कल पूछ लेना या फिर तो डाउट्स, क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा. क्योंकि परसों रॉसू किया था हमने, फिर जॉन स्टुअर्ट मिल एंड दिस, तो डाउट क्लियरिंग सेशन. प्रीवियस क्लास का डाउट है. हाँ, प्रीवियस क्लासेस का भी पूछ सकते हैं. आपने जितनी क्लासेस अभी तक देखी हैं, चाहे प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, कोई भी डाउट हो आपको अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसके डाउट्स पूछ सकते हैं. कल पहले डाउट्स पूछेंगे, थोड़ी वैल्यू एडिशन करेंगे, उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे. ठीक है, दिस इज इट. थैंक यू वेरी मच. एंड बाय द वे मैंने अविरल को बोल दिया है, वी विल डू इट एंड ही विल सेंड इट. ही सेड दैट वो भेज देंगे. ओके, बाय बाय.